हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हल गार्डन। ये हमारी बीटीएच की स्टोरी का लास्ट एपिसोड और इसमें हंटियांडी पूरे सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर कोहराम मचाएगा। लोगों की होपलेसनेस कहाँ तक जाने वाली है, चलो हम उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। उससे पहले जरा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लिया जाए। पिछले पार्ट की शुरुआत में हमें हेवली टूम का सीन दिखाया गया था। इस समय वो हेवली स्क्वायर जिसके ऊपर स्टैचू मौजूद होती है, वो हेवली टूम के आसमान में फ्लोट कर रहा था। जियान भी समझ गया होता कि अगर उसे अपने फैमिली और अलायंस को प्रोटेक्ट करना है तो उसे जल्दी से जल्दी 2 दिन ब्रेक थ्रू करना होगा और उसके लिए एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस बस अकेला रास्ता है। वो समय को बर्बाद न करते हुए सीधा उस स्टैचू के चेस्ट एरिया में एंटर कर जाता है। ये एक तरीके की टनल होती है जिसके चारों तरफ वाटर एनर्जी फ्लो कर रही थी। एक पल के लिए तो जियान की आंखें भी चकाचौंध हो जाती है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली थी वो देखता है कि उसके आसपास का वातावरण बिल्कुल बदल गया है। अभी उसकी आंखें जहाँ तक दिखती है वहाँ बस आग का समुद्र ही दिखाई देता है। इस सी ऑफ फ्लेम्स के अंदर की वो फ्लेम्स एकदम अलग अलग रंगों की थी। फिर थोड़ी सी दूरी पे उसे एक फ्लेम लोटस बनता हुआ दिखाई दिया था। इस फ्लेम लोटस के ऊपर एक बहुत ही नॉर्मल से दिखने वाला बुड्ढा बैठा होता है, लेकिन क्योंकि जियान इनके फिगर को कई बार देख चुका था वो तुरंत ही पहचान जाता है कि यह है तोशी एंशिएंट गॉड। जियान रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्हें ग्रीट करता है। तोशी एंशिएंट गॉड जियान से कहते हैं, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर से कुछ फैमिलियर सेंस कर रहा हूँ। उनके एक इशारे पे जियान के शरीर से एक फ्लेम का क्रिस्टल बाहर आता है। ये होती है प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम। इस समय लिटरली की आंखें जब तोशी एंशिएंट गॉड को देखती है इनमें कंफ्यूजन और हेट्रेड बढ़ी हुई थी। खैर तोशी एंशिएंट गॉड इस पे कुछ खास ध्यान नहीं देते। वो जियान से कहते हैं तुम इसी ची मेथड का इस्तेमाल कर रहे होगे जो कि फ्लेम्स को डिवावा करता है। जियान को भी पता था कि तोशी एंशिएंट गॉड की आंखों से उसके शरीर के कोई भी राज छुप नहीं सकते। वो चुपचाप से नोट कर देता है, लेकिन तभी जियान को एक सरप्राइज मिला था। तोशी एंशिएंट गॉड कहते हैं इस ची मेथड को मैंने क्रिएट नहीं किया, बल्कि मेरी लॉस्ट स्टेट में मुझे एक कोइंसिडेंस से मिल गई थी, इसकी वजह से मैं सफल हो पाया हूँ। वो कहते हैं अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम दोनों सेम सेक्ट से आते हैं। जियान तोशी एंशिएंट गॉड को बताता है कि किस तरीके से हंटियांडी उनकी एम्ब्रोनिक पिल का इस्तेमाल करके उसे प्रॉपर डिटेल की मेडिसिन पिल में बदल के 2डी क्लास में एडवांस करना चाहता है और वैसा करने के लिए सेंट्रल प्लेन्स में मैसेकर कर रहा है। तोशी एंशिएंट गॉड कहते हैं मुझे इससे कुछ खास मतलब नहीं है, तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में तो जानते ही होगे। और ये बात सही भी थी। तोशी एंशिएंट गॉड ओरिजिनली एक हेवली फ्लेम होते हैं, उन्हें इंसानों से कुछ खास लगाव नहीं होता। क्या क्योंकि जियान उनका इनहेरिटर था, उनके एक इशारे पे चारों तरफ की फायर एनर्जी एकदम एग्लोमरेट होने लगी थी। ये जियान के ऊपर एक फायर लोटस को बना लेती है। यही होती है एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस। अब क्या जियान इसे ऑब्टेन कर पाता है ये उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि जियान को अंदेशा होता है कि इनहेरिटेंस इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन जब वो उसे स्वीकार करता है उसे फाइनली समझ में आता है कि हेल क्या होता है। ऐसी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ की वजह से उसकी बॉडी लगातार एक्सप्लोड हो रही थी, लेकिन अच्छी बात है कि एक मिस्टीरियस पावर उसकी बॉडी को रिफॉर्म किया करती थी और हर बार उसका वो नया शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हुआ करता था। ये साइकिल 1 साल तक चलती रहती है। फिर सीन चेंज हुआ था, हमें दिखाया जाता है सेंट्रल प्लेन्स। इस समय वो ब्लडी ऑरा जो कि उस फॉर्मेशन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। लोग सेंस करते हैं कि वो कैलेमिटी पास आ गई है। अब क्या जियान इसे सही समय पर रोक पाएगा, चलो हम उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। सीन दिखाया गया था सेंट्रल प्लेन्स के आसमान का। अब 3 महीने हो गए हैं, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स के आसमान की बड़ी क्लाउड्स बिल्कुल कमजोर नहीं हुए। ऐसा लगता है इस कैलेमिटी के सामने कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। इन 3 महीनों में वो खिलखिलाता सेंट्रल प्लेन्स एकदम डेसोलेट हो चुका होता है। लोग पैनिक होकर चारों तरफ भाग रहे होते हैं, ये छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। कई लोग तो इस उम्मीद में अंडरग्राउंड भी चले जाते हैं कि वो इस कैलेमिटी से अपने आप को हाइड कर पाएंगे। सेंट्रल प्लेन्स के आसमान की ब्लडी क्लाउड्स में से एक ऐसी रिवोल्टिंग स्टेंच बाहर आ रही होती है जिसकी वजह से लोगों की हालत खराब हो जाती है। नीचे की जमीन लाल हो चुकी थी। उस मोटे से खून की परत ने जमीन को इस तरीके से रंग के रखा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पे इंसान रहते हो। सीन चेंज हुआ था और हमें वो खून का समुद्र दिखाया जाता है। इस जगह से हमेशा लोगों की चीखने की आवाजें बाहर आ रही होती है। जो भी एक्सपर्ट इसे सेंस करने की कोशिश करता था उसके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। ये कहा जा सकता है कि अब तक की दूसरी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ऐसा कत्लेआम कहीं भी नहीं हुआ। आफ्टर ऑल रिगार्डलेस कितनी बड़ी बैटल इरप्ट हुई हो, किसी नॉर्मल इंसान की जान पे बात नहीं आती थी, लेकिन इस बार हंटियांडी को बिल्कुल भी दया नहीं आई। चाहे बूढ़े हो या फिर बच्चे, वो किसी को भी नहीं बख्शता है। आसमान में छाए उन लाल बादलों को देख के अब और भी ज्यादा लोगों के दिलों में होपलेसनेस भर गई होती है। जैसे जैसे समय पास होता है उस फॉर्मेशन की एनर्जी और भी टेरिफाइंग होती जा रही थी। सभी जानते थे कि जैसे ही हंटियांडी अपनी रिट्रीट से बाहर आता है इस दुनिया में उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस समय सेंट्रल प्लेन्स के बहुत सारे शहरों में डेथ और डार्कनेस फैल गई होती है। ऐसी हताशा की वजह से लोग एकदम कांप रहे थे। सीन फिर से चेंज होता है। हम देखते हैं स्काई मैच अलायंस के हेडक्वार्टर्स को। अब एक ऊंची स्टेज पे कई फिगर्स खड़े होते हैं। इन सभी की वो ग्लूमी आंखें बादलों को चीरते हुए आसमान की उस फॉर्मेशन को देख रही होती है। ऐसा शांति से भरा वातावरण कुछ और समय तक लास्ट करता है। फाइनली जुकुन बोलते हैं अब हंटियांडी का ऑरा और भी पावरफुल होता जा रहा है। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि वो सक्सीड होने वाला है। उनके ऐसे शब्दों को सुन के जो बगल में लोग खड़े होते हैं इन सभी के दिल बैठ गए थे। लेइंग अपनी दादी मिस के बोलते हैं अब कोई मुझसे ये मत कहना कि हम सिंपली उसे इस फाइनल स्टेप को कंप्लीट करने देने वाले हैं। उनकी आवाज में ऐसा दर्द भरा होता है जिसे कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
वो इस समय के दौरान बिल्कुल कछुओं की तरह हो गए हैं। इन सभी ने अपने हाथ पैरों को अपने डिफेंसिव बैरियर के अंदर सिकोड़ लिया है। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जैसे किसी कछुए को हाई टेम्परेचर से टॉर्चर किया जा रहा हो। ये सुन के गोजुआन अपने सिर को हिलाते हैं और वो कहते हैं अब वो फॉर्मेशन फॉर्म हो चुकी है। सिर्फ उन ब्लड क्लाउड्स के अंदर की एनर्जी हमें सिरदर्द देने के लिए काफी है। अगर हम फॉर्मेशन के अंदर जाके हंटी अंडी से लाइफ और डेथ बैटल की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो फिर मौत बिल्कुल पक्की हो जाएगी। उनकी आंखों में एक गहरी हेल्पलेसनेस आ गई थी। इस समय हंटी अंडी की स्ट्रेंथ वहां तक पहुंच चुकी होती है कि जिसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है कि वो सभी मिलकर कुछ समय तक हंटी अंडी को रोक सके, लेकिन उसे घायल करके रोकना ये बस दिन में सपने देखने जैसा है। गुयान की बात को सुन के सभी के हाथ टाइट हो गए थे। वो इस सिचुएशन के सामने होपलेस फील कर रहे होते हैं। ये इंजन हल्के से साई करके बोलते हैं अलायंस के आसपास का एरिया भी अब कॉन्फ्लिक्ट से बच चुका है। वो फैक्शंस जो कि यहाँ पे प्रोटेक्शन की वजह से आए थे अब वो सुरक्षित जगहों पर रहने की वजह से एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। ये सुन के लेइंग का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। वो गुस्से से भरी आवाज में चिल्ला के बोलते हैं ये सभी नालायक लोग, जब हम सभी मिलकर हनक्लैन से फाइट कर रहे थे तब ये सिंपली शो देख रहे होते हैं और अब जब इन्हें कड़वी दवा मिली है तो फिर इनकी हिम्मत हमसे प्रोटेक्शन मांगने की हो गई। लेइंग को ऐसे आग बबूला होते हुए देख सभी के चेहरों पर बिटर स्माइल्स आती हैं। आखिर उनके अलावा सैंडल पेंस के ऐसे किस फैक्शन की हिम्मत है कि वो अलायंस आर्मी और हनक्लैन के बीच की बैटल में खुद पार्टिसिपेट कर सके। गुयुआन खुद को कंट्रोल करके एक स्माइल के साथ बोलते हैं आप सभी को इतना हताश होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अब भी उम्मीद बाकी है। उनकी इस बात को सुन के सभी को एक चीज याद आती है, इन सभी की आंखें फ्लेकर हुई थी। हाँ ये बात सच है कि उम्मीद अभी तक गई नहीं है। गुयुआन कहते हैं अब हम सब मिलके बस प्रे ही कर सकते हैं कि जियन एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि ऐसा होने पे चीजों को बदला जा सकता है वरना इस बार सैंडल पेंस फिनिश हो जाएगा। ये कहते कहते गुयुआन के दिमाग में एक नौजवान की इमेज फ्लैश होती है। वो कहते हैं हाउएवर मैं बिलीव करता हूँ कि वो हमें एक मिरेकल दिखाएगा। ऐसा लगता है जैसे गुयुआन के शब्द काफी ज्यादा इन्फेक्शियस हैं। धीरे धीरे इन सभी के बीच का वातावरण थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये इंजन स्माइल के साथ बोलते हैं ऐसा होना नेचुरली बेस्ट है। ऐसे डर और हताशा के बीच में समय फिर से निकलने लगता है। आसमान के उन बड़ी क्लाउड्स का प्रेशर भी इस तरीके से बढ़ता जा रहा था कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो फ्लैट होने वाले हैं। 3 महीने 4 महीने 5 महीने आधा साल अभी आसमान के ब्लड क्लाउड्स बहुत ही ज्यादा सोलम हो गए थे न जाने कब, लेकिन ये बादल बहुत ही मोटे हो जाते हैं। अब सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं आ पाती। इस समय के दौरान चारों तरफ फैल रही ब्लडी लाइट्स और भी ज्यादा हो चुकी थी और हर बार जब भी कोई ब्लड लाइट फ्लैश होती थी पीछे बस खून का एक सैंड रह जाता है। लेकिन क्योंकि स्काई मैंशन के द्वारा बनाए हुए उस डिफेंसिव बैरियर में लोगों की संख्या और भी बढ़ती जा रही थी, वो टेरिफाइंग ब्लडी लाइट्स अपने टारगेट को चेंज कर देती हैं। अब वो डिफेंसिव बैरियर को अपना टारगेट बना रही थी। अच्छी बात है अलायंस के अंदर पावरफुल इंडिविजुअल्स की कमी नहीं होती, इस वजह से इस बैरियर को स्टेबलाइज करना कोई बहुत कठिन काम नहीं था। ऑफ कोर्स हर बार जब ये ब्लडी लाइट बैरियर में टकरा रही थी इसकी वजह से लोगों के बीच में काफी ज्यादा पैनिक फैल जाया करता था। आफ्टर ऑल यहाँ पे सभी को आसमान का बैरियर ही प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे एक बार बैरियर टूटता है ये सभी कॉर्प्सेस में बदल जाएंगे। इन काउंटलेस लोगों की टेरिफाइड फील करते करते आधा साल निकल जाता है। इस आधे साल के समय के दौरान कोई भी युद्ध नहीं छिड़ा होता। बस बात ऐसी होती कि जो प्रेशराइजिंग ब्लडी स्ट्रेंज थी वो किसी भी युद्ध से भी या लोगों को क्रेजी कर रही थी। इस आधे महीने के समय में वो ब्लडी क्लाउड सेंट्रल प्लेन्स के आधे हिस्से को ही कवर करते हैं। हन क्लैन का कोई भी एक्सपर्ट अपीयर नहीं होता। इवन इस समय के दौरान आसमान में हंटी हंडी की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे फ्लो हो रहा था वो सी ऑफ ब्लड के अंदर का फियर्स और मॉन्स्टर्स हो रहा अब और भी टेरिफाइंग होता जाता है। इस फॉर्मेशन को सेंट्रल प्लेन्स को ढके हुए अब 7 महीने हो गए थे। फाइनली यही वो समय होता है जब आसमान के सी ऑफ ब्लड में से कुछ रिपल्स बननी शुरू हो जाती हैं। उस खून के समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं और फाइनली ये रूप ले लेती है एक वर्ड से वर्ल्ड पूल का। ऐसा होने के बाद उस सी ऑफ ब्लड के बीच में से एक ह्यूज ब्लड कलर्ड लोटस सभी को ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। हम इस ब्लडी लोटस पे एक फिगर को बैठे हुए देख सकते हैं। उसके वो खून से रंगे हुए बाल एकदम झरने की तरह नीचे गिरते हैं। ये इतने बड़े हो चुके होते हैं कि नीचे के खून के समुद्र में पहुंच जाते हैं। सी ऑफ ब्लड के अंदर वो बैठा हुआ फिगर किसी पंख को फैलाए हुए डीमन की तरह दिखाई देता है। उस इंसानी फिगर की वो बंद आंखें धीरे से ओपन हुई थी। उनमें भरे उस लाल रंग की वजह से उस सी ऑफ ब्लड्स में बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगती हैं। जिस पल हंटी हंडी ने अपनी आंखें खोली थी उसके पीछे का स्पेस अपने आप ही डिस्टॉर्ट हो गया होता है। वहाँ पे एक इंसानी फिगर जिसे ब्लैक फ्लेम से कवर करके रखा था वो धीरे से अपीयर होता है। नाइटी डिवाइनिंग फ्लेम की आंखें इस सामने लाल फिगर को देखती हैं। वो कहता है लिंग शी और याओ क्लैन के उन डिसेंडेंट सिटीजन्स को ब्लड पूल में फेंक दिया गया है। हमारे हन क्लैन के भी 60 से 70% लोग उस ब्लड पूल के बलिदान चढ़ गए हैं। लेकिन इसकी वजह से क्लैन के एल्डर्स बहुत ही डिससेटिस्फाइड हैं। सीन शिफ्ट हुआ था हंटी हंडी की तरफ। उसकी वो ब्लडी आंखें हल्की सी फ्लक्चुएट होती हैं, फिर उसके वो सफेद दांत दिखाई देते हैं। उसके नीचे का वो गहरे लाल रंग का कमल घूमता है। हंटी हंडी की आंखें डायरेक्टली नाइटी डिवाइनिंग फ्लेम के ऊपर टिक गई थी। जब नाइटी डिवाइनिंग फ्लेम हंटी हंडी को इस तरीके से मुड़ते हुए देखता है ऐसा लगता है उसे कोई करंट लग गया हो। वो कहता है क्या हुआ? हंटी हंडी हंसने लगा था। वो कहता है लगता है सी ऑफ ब्लड की एनर्जी में कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है। बस इतनी सी बात को सुनकर नाइटी डिवाइनिंग फ्लेम की वो ब्लैक फ्लेम एकदम इंटेंस हो जाती है। वो कहता है ओ अभी हंटी हंडी के चेहरे से वो स्माइल बिल्कुल गई नहीं होती। अचानक से उसका वो हाथ नीचे के खून के समुद्र में जाता है। हम हंटी हंडी को अपने हाथों से
ग्रैब करते हुए देखते हैं। अचानक से पूरा खून का समुद्र ट्रैम्बल होता है और हंटी अंडी की हथेली के ऊपर वो काले रंग की रोशनी इकट्ठी होने लगती है। फाइनली एक ब्लैक फिल्म क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इस काले रंग की फिल्म के क्लस्टर को देख के हंटी अंडी स्माइल के साथ बोलता है, अगर मैं इस एनर्जी को अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर लेता हाँ तो मेरे अंदर एक डिवावरिंग सीड प्लांट हो जाता। हाँ, ये कह के वो सीधा नाइटी डिवावरिंग फ्लेम को फेस करता है। हंटी अंडी कहता है, लगता है तुम मुझसे लॉयल नहीं हो। अचानक से नाइटी डिवावरिंग फ्लेम की आंखें एकदम फियर्स हो जाती हैं। हम उसे अपने दोनों हाथों को नीचे की सी ऑफ ब्लड में प्रेस करते हुए देखते हैं। वो कहता है, तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसके हाथों में से एक रिपल एमिट हुई थी। बहुत ही जल्दी पूरा सी ऑफ ब्लड फ्लक्चुएट होता है। वो एंडलेस ब्लैक फ्लेम जो कि तेजी से फैल रही होती है, ये हंटी अंडी की तरफ विस्फोट हो गई थी। जब नाइटी डिवावरिंग फ्लेम हंटी अंडी के ऊपर हमला करता है, वो अटैक चिल्लाना भूला नहीं था। तुरंत ही आसपास के स्पेस में कई फ्लक्चुएशंस अपीयर होती हैं। इनमें से 10-12 फिगर्स बाहर आए थे। ये बस एक पल के लिए हेसिटेट करने के बाद अपने मुंह को खोलते हैं। हम उनके मुंह में से उन काले रंग के फ्लेम क्रिस्टल्स को बाहर आते हुए देखते हैं। ये ब्लैक फ्लेम तेजी से इकट्ठी हुई थी। फाइनली सी ऑफ ब्लड के ऊपर एक अजीब सी अरे में बदल जाती हैं और इनके नीचे होता है हंटी अंडी। अचानक से यहाँ पे अपीयर हुए इन फैमिलियर फिगर को देख के हंटी अंडी की आंखों में भी सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो हंस के बोलते हैं, हाँ, लगता है तुमने पिछले कुछ सालों में मेरे खिलाफ खूब स्कीम किया है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि सभी एल्डर्स सीक्रेटली तुम्हारे द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। अभी नाइटी डिवावरिंग फ्लेम भी कोल्ड तरीके से हंसने लगा था। वो कहता है, हम इन सभी एल्डर्स के बारे में तो छोड़ो, ज्यादातर हन क्लैन के मेंबर्स की बॉडी के अंदर मेरी ब्लड लाइन सील मौजूद है। मेरे बस एक ही थॉट पे तुम्हारे हन क्लैन को बहुत ही गहरी चोटें पहुंच सकती हैं। हंटी अंडी का तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ? वो कोल्ड आवाज में कहता है, ओरिजिनली मैंने ऐसा कुछ करने का सोचा नहीं था, लेकिन तुम एक्चुअली मुझे मारने का प्लान कर रहे हो। अब तुम मुझे पहले एक्शन लेने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। नाइटी डिवावरिंग फ्लेम की बात को सुन के हंटी अंडी अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, सीरियस लॉस। अचानक से उसकी आंखों का जो एक्सप्रेशन था वो एकदम डार्क और डेंस हो गया था। हंटी अंडी कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ हन क्लैन को कभी सीरियस लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी मुझसे फाइट करने की, ये तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि ये बस एक सुसाइडल मूव होगी। ये कहने के बाद अचानक से हंटी अंडी फायर लोटस के ऊपर खड़ा हो गया था। वो अपने चेहरे को आसमान की तरफ करके तेज तेज आवाज में हंसने लगता है। अगले पल में उसने अपने मुंह को खोला था। तुरंत ही उसके मुंह से एक बहुत ही इंटेंस सक्शन फोर्स इरप्ट होती है। उसके ऊपर जो फ्लेम से बनी अरे थी, हम उसे कई लंबी लंबी लाइन से बदल के हंटी अंडी के मुंह में जाते हुए देखते हैं। जब हंटी अंडी ने एक्शन लिया था, एक ऐसा ऑरा जो कि इस दुनिया को सरपास कर चुका है, उसकी बॉडी में से विस्फोट हुआ था। तुरंत ही उसके पीछे के सी ऑफ ब्लड में एक बहुत ही बड़ी लहर बनती है। सीन शिफ्ट होता है हन क्लैन के उन एल्डर्स की तरफ। उनके पैरों के नीचे का जो खून का समंदर होता है, उसमें कई रिपल्स बनने लगी थी। अंत में जाके इन सभी एल्डर्स की बॉडी कई बलबूलों के अंदर कैद हो जाती है। देखते ही देखते बड़ी बबल श्रिंक होने लगे थे। फिर बैंग बैंग की मफल आवाजों के साथ इन सभी की बॉडी खून में एक्सप्लोड हो जाती है और इनका खून सीधा नीचे के सी ऑफ ब्लड में मिल जाता है। हंटी अंडी ने इन सभी की इस तरीके से जान ली होती है कि हन क्लैन के इन सभी एक्सपर्ट्स को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। इस दुनिया के ऊपर वजन डालने वाले इस वास्ट और माइटी ऑरे को सेंस करके नाइटी डिवावरिंग फ्लेम के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो कहता है, तुम एक्चुअली में सफल हो गए हो। हंटी अंडी अपने लाल होठों को ले करते हुए बोलता है, मैं आधे महीने पहले ही सक्सेसफुल हो गया था। अब तक तो मैं तुम्हारा बस इंतजार कर रहा हूँ। उसकी हथेली नाइटी डिवावरिंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ती है, फिर वो उसे जेंटली ग्रैब कर देता है। हंटी अंडी कहता है, पिछले 10,000 सालों में मुझे पहले एलीट योद्धा बनने की खुशी में तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो और इसके तौर पे तुम्हें अपनी एसेंस फ्लेम को मेरे हवाले कर देना चाहिए। इस समय नाइटी डिवावरिंग फ्लेम एकदम पागल हो गया था। वो एकदम दहाड़ के बोलता है, हंटी अंडी, मेरे बस एक इशारे पे हन क्लैन के उन सभी क्लैन मेंबर्स की जान चली जाएगी। अगर तुम्हारी हमला करने की हिम्मत हुई तो तुम मुझे रूटलेस होने पे ब्लेम मत करना। इस बात को सुन के हंटी अंडी एक पल के लिए रुक गया था। वो अपने सिर को घुमाता है नाइटी डिवावरिंग फ्लेम की तरफ। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन होता है। हंटी अंडी कहता है, तुम्हें मेरे साथ काम करते हो बहुत लंबा समय हो चुका है, क्या तुम अभी मेरे कैरेक्टर को समझ नहीं पाए हो? अचानक से नाइटी डिवावरिंग फ्लेम, जिसे उन काली फ्लेम से ढक के रखा था, उससे लगता है जैसे उसका दिल ठंडा पड़ गया हो। ये सामने खड़ा इंसान अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और चाहे उसके लिए उसे हन क्लैन को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। जस्ट इस बात को समझ के नाइटी डिवावरिंग फ्लेम भागने के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक से वो शौक तब हो गया था जब वो पाता है कि उसका शरीर बिल्कुल हिल नहीं पा रहा है। अभी हंटी अंडी के चेहरे पे वो स्माइल वापस लौट आई थी। वो अपने हाथ को नाइटी डिवावरिंग फ्लेम की तरफ एम करके उसे हल्के से क्लेंच कर देता है। हंटी अंडी कहता है, एक्सप्लोड। तुरंत ही फ्लेम्स चारों तरफ फैलती हैं। अब इस सीन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे फ्लेम्स आसमान को ही पेंट्रेट कर रही हैं। चारों तरफ भाग रही इन ब्लैक फ्लेम्स को देख के हंटी अंडी ने अपने मुंह को खोला था। फिर से एक सक्शन फोर्स एमिट होती है। वो दूर जा चुकी गई ब्लैक फ्लेम्स उल्टा खींच के उसके मुंह में एंटर कर जाती हैं। इस पूरी नाइटी डिवावरिंग फ्लेम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेने के बाद हंटी अंडी अपने मुंह को साफ करता है। इस समय उसके वो लाल होठ बहुत ज्यादा ईविल दिखाई देते हैं। वो कहता है, तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ मेरे सामने चींटी के बराबर है। ये कहने का तो उसका ध्यान जाता है नीचे की जमीन की तरफ। उसके चेहरे पे एक स्ट्रेंज स्माइल आई थी, साथ में एक आवाज जिसमें एक खून की प्यास मौजूद होती है वो पूरे सेंट्रल पेस में गूंजने लगती है। हंटी अंडी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम सभी को भी खत्म कर दिया
जाए। याद रखना आज के दिन में मैं हंटियांडी उस गॉड की टाइटल को हासिल कर चुका हूँ। इस समय जूकुन और गुयुआन जो कि अलायंस के हेडक्वार्टर्स में खड़े होते हैं, इन दोनों के चेहरों के हाव बदल चुके थे। इनकी शौक से भरी आंखें आसमान की तरफ उठती हैं। ये डिफेंसिव वेरी के उस तरफ उन लाल बादलों पे जाके टिके थे। ये पहली बार एक ऐसे ऑरी को सेंस करते हैं जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट इनकी सोल एकदम ट्रेम्बल हो जाती है। ये समझ जाते हैं कि इस ऑरी को बस एक 8 2D पोजेस कर सकता है और ब्लड क्लाउड के अंदर बस एक इंसान की बस पावर है जो कि 2D क्लास में ब्रेक थ्रू कर सके। ऑफ कोर्स वो होता है हंटियांडी। अभी जस्ट गुयुआन और जूकुन के एक्सप्रेशंस चेंज ही हुए थे, तभी वो प्रेशराइजिंग आवाज जो कि अपने साथ एक बड़ी सैंड को ला रही थी, वो आसमान से नीचे आके सैंडल पेंस के हर एक कोने में फैल जाती है। वो आवाज कहती है, आज के दिन मैं हंटियांडी एक गॉड बन गया हूँ। क्या हंटियांडी जैसे लोग इस नाम को सुनते हैं, अलायंस के हेडक्वार्टर्स के चारों तरफ का एरिया एकदम कियोस में चला जाता है, क्योंकि अब तक इस नाम को लोग डीमन मानने लगे थे। सभी अचानक से खड़े हो जाते हैं। इनकी हॉरर से भरी हुई आंखें आसमानी तरफ जाती हैं। जब ये सभी शॉक फील कर रहे होते हैं, पूरे स्टार रेल में एक सायरन की आवाज गूंजती है। तुरंत अलायंस की आर्मी सभी दिशाओं में फैलने लगी थी। अंत में जाके इतने सारे एक्सपर्ट्स काले रंग की छाया में बदल के आसमान में जाके सस्पेंडेड हो जाते हैं। इस सारे साल के समय के दौरान अलायंस की आर्मी खूब प्रैक्टिस करती है। अभी आर्मी ऐसे एक्शन ले रही थी जैसे एक दूसरे के साथ बहुत ही शानदार तरीके से कोऑपरेट कर पा रहे हो। इन सभी की और एकदम यूनिफाइड होते हैं। ऊपर इतने सारे लोगों की काले रंग की छाया को देख के नीचे फैली कियोस थोड़ी सी शांत होती है। ऐसा लगता है अलायंस की आर्मी के एक्शन की वजह से लोग अंदर से थोड़ा सा सुरक्षित फील करने लगे हैं। खैर तब भी इन सभी को पता होता है कि ऐसा रेश्योरेंस बहुत ही कमजोर है। जूकुन, गुयुआन और बाकी के लोग तुरंत ही आर्मी के सामने आगे होते हैं। ये सभी ग्रेव एक्सप्रेशंस के साथ इस डिफेंसिव वेरी के आउटसाइड उन लाल बादलों को देख रहे होते हैं। इस समय ऐसा लगता है जैसे वो चारों तरफ फैली हुई खून की महक अब और भी डेंस हो गई है। सीन शिफ्ट हुआ था गुयुआन की तरफ। वो एक ठंडी सांस को भर के बोलते हैं, ये औरत सच में हंटियांडी को बिलोंग करता है। उनके दिल में जो भी इरिटेशन और अनईजीनेस थी, गुयुआन तुरंत ही उसे दबा लेते हैं। फिर वो अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं, आप सभी तैयार हो जाओ। गुयुआन के ऐसे ऑर्डर को सुन के अलायंस की आर्मी साथ में रिस्पॉन्ड करती है। इन सभी की और काफी स्ट्रॉन्ग थे। सीन जाता है इंजन की तरफ। वो सोलम आवाज में कहते हैं, अगर हम इस बार ऐसे रोकते नहीं है तो शायद ही पूरा कॉन्टिनेंट हंटियांडी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा और तब हम सभी को मरना होगा। अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सीन क्रिएट नहीं होता है तो फिर लगता है इनकी आखिरी बैटल होने वाली है। इस बात को सुन के गुयुआन और बाकी के लोग भी चुपचाप से नोट करते हैं। इस बार हंटियांडी 2D क्लास की पावर को लेके आया है। सिर्फ वो अकेले ही अलायंस की आर्मी को परास्त करने के लिए काफी है। अगर ये केयरलेस रहते हैं तो फिर युद्ध जो कि काफी लंबे समय से चला आ रहा है, अंत में जाके वो इसे हार जाएंगे। लेकिन पूछते हैं, क्या जियान की अभी तक कोई खबर आई? गुयुआन अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस कोई मजाक नहीं है, लगता है उसे काफी लंबा समय लगेगा। ये सुन के लेंग का चेहरा कड़वाहट से भर जाता है। वो कहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय बचा नहीं है। गुयुआन कुछ समय तक शांत रहने के बाद बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे इन्फॉर्म नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम सभी को पता होना चाहिए कि जियान हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर वो 2D क्लास में एडवांस हो जाता है तभी वो हंटियांडी से फाइट कर पाएगा, नहीं तो अगर हम जियान को उससे पहले समन भी कर लेते हैं तब भी कुछ भी बदल नहीं पाएगा और इस तरीके से हमारी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी इस बात को सुन के यांजिन और बाकी के लोग साय करते हैं। वो जानते थे कि गुयुआन का कहा हुआ हर एक शब्द बिल्कुल सही है। इन सभी के पास एग्री करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। गुयुआन डीप आवाज में कहते हैं, हमने अपने तीनों क्लैन की यंगर जनरेशन के कुछ मेंबर्स को पहले ही दूर ट्रांसफर कर दिया है। इससे कम से कम हमारी ब्लड लाइन तो बच पाएंगे। अगर हम आज फेल भी हो जाते हैं तब भी जब तक जियान सफल रहता है वो हमारी ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करेगा। इस रीजन की वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, जियान के सफल होने से पहले हम उसे बुला नहीं सकते। इस बार लेंग भी अपनी दांती मीचते हैं। वो अपने दोनों हाथों को कप करके बोलते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम आपकी बात को मानेंगे। हमारा लेकलैन बिल्कुल मरने से नहीं डरता, भले ही वो बेस्टेड हंटियांडी 2D बन चुका हो, मेरा लेकलैन तब भी उसे फाइट करने के लिए तैयार है। उनकी इस बात को सुन के गुयुआन के चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। उनके दिल में जो रिपल्स बन रही थी अब वो भी काम डाउन हो गई थी। वो अपने सिर को उठा के उन ब्लडी क्लाउड्स को देखते हैं। अब वो समय आ गया जब अलायंस के साथ जिंदगी और मौत के लिए लड़े। जब अलायंस की आर्मी इस तरीके से इंतजार कर रही होती है, वो आसमान को ढकने वाले लाल बादल बिल्कुल हिलते नहीं है, बस इनमें से बाहर आने वाली बड़ी स्मेल और भी डेंस हो जाती है। बात बस ऐसी होती है कि ऐसी शांति की वजह से कोई भी रिलैक्स नहीं कर पाता। इन सभी को पता होता है कि तूफान से पहले की शांति है। ऐसा प्रेशराइजिंग साइलेंस करीब 1 घंटे तक चलता रहा था। फाइनली वो ब्लैक क्लाउड्स जिन्होंने पिछले 7 महीने से सेंट्रल प्लेन्स को ढक के रखा है, उनमें कई रिपल्स बनने लगती हैं। फिर सभी की आंखों के सामने आसमान को कवर करने वाले ब्लडी क्लाउड बीच में एक जगह छोड़ने लगते हैं। बहुत ही जल्दी वहाँ पे तेज हवाओं की आवाजें अपीयर हुई थी। कई फिगर जो कि काले धुएं के ऊपर राइड कर रहे थे, हमने सैलाव की तरह ब्लडी क्लाउड्स में से बाहर आते हुए देखते हैं। अंत में जाके उस ह्यूज बैरियर के बाहर आसमान में फ्लोट करने लगते हैं। इनकी वो तीखी आंखें लगातार डिफेंसिव बैरियर के अंदर के लोगों को घूर रही थी। आसमान को ढकने वाली इस बड़ी सी आर्मी को देख के बहुत लोगों के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। तो हन क्लैन फाइनली यहाँ पे पहुंच गए। हालांकि ऐसे सीन को सभी ने एंटिसिपेट किया होता है, तब भी जब ये पल आया इन सभी के दिल एकदम डिस्पेयर और हॉरर से भर गए। भले ही हन क्लैन की आर्मी आसमान में ठहरी हो, ये सभी अपने मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकालते। ये बस भूखे भेड़ियों की तरह डिफेंसिव बैरियर के अंदर के लोगों को देखते रहते हैं। अचानक से आर्मी के बीच में एक बड़ा
सा रास्ता बनता है। काफी जल्दी एक ब्लैक कलर फैलता हुआ दिखाई देता है। अगले पल में इकट्ठा होके एक ब्लड लोटस में ट्रांसफॉर्म हो गया था और ये उस एंडलेस ब्लडी ऑरे को लेके हनग्लेन की आर्मी के सामने आके फ्लोट करने लगता है। अगर आसमान में टंगे हुए उस खूनी कमल को देखा जाए तो इस समय उसके ऊपर एक इंसानी फिगर बैठा हुआ था। इसके बाल चारों तरफ बिखरे होते हैं और एक एक्सट्रीम लेवल की ब्लडी स्टेंच आसमान की हवाओं को प्रदूषित कर रही थी। अंत में जाके एक हवा चलती है। ये ब्लडी ऑरा इकट्ठा होके चारों तरफ कुछ खून की बूंदों बदल जाता है। अगले पल में खून की बूंदें डिफेंसिव बैरियर के ऊपर गिरने लगी थी। ऐसे भयानक से सीन को देख के अच्छे चिल फील करते हैं। इस समय गुयुआन और अलायंस की आर्मी के अपर एचेलॉन्स उस ब्लडी लोटस के ऊपर खड़ी फिगर को ध्यान से देख रहे होते हैं। गुयुआन अपने हाथ को क्लेंच करके बोलते हैं हंटी अंडी। इस समय इस इंसान का ऑरा बहुत ही टेरिफाइंग हो चुका था। हंटी अंडी जो कि ब्लडी लोटस के ऊपर बैठा था, उसके बड़े बड़े बाल हवा में डांस करते हैं। उसकी वो लाल आंखें डिफेंसिव बैरियर के अंदर गुयुआन के ऊपर जाके टिक जाती हैं। वो कहता है गुयुआन तुम हार गए। गुयुआन का चेहरा बहुत ही डार्क था। वो चिल्ला के बोलते हैं हंटी अंडी, हमारे एंशिएंट क्लैंस के इनफॉर्मल एग्रीमेंट के हिसाब से हमारी किसी भी युद्ध की वजह से आम इंसानों को कोई परेशानी नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो तुमने किया है उसका रेट्रिब्यूशन तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सुन के हंटी अंडी हंसने लगता है। तुरंत ही उसका शरीर हवा में ऊपर उठ के उस ब्लड लोटस के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसकी प्रेजेंस बहुत ही भारी होती है। हंटी अंडी बोलता है इस समय मैं इस दुनिया को सरपास कर चुका हूँ। मेरी बुराई करने की किसकी हिम्मत है। रूल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग लोग बनाते हैं। आज से द्विकी कॉन्टिनेंट मेरे हनकन को बिलोंग करेगा। हंटी अंडी की ब्लड थर्स्टीनेस से भरी आवाज पूरे आसमान में गूंजी थी। इसकी वजह से सभी को ऐसा लगता है जैसे मौत करीब आ गई हो। जैसे अब तक हनकन एक्ट करता आ रहा है। अगर वो सच में इस द्विकी कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर पाते हैं तो फिर भविष्य में इन सभी को डर के साए में जीना होगा। हम हंटी अंडी की आंखों में एक ब्लडी ग्लो को देख सकते हैं। हंटी अंडी कहता है मैं इस वॉर का फाइनल विक्टर हूँ। ऐसा कहने के बाद उसका हाथ उस नीचे के बैरियर की तरफ आगे बढ़ाता जिसके छाये में अनगिनत लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हंटी अंडी कहता है गुयुआन क्योंकि तुम मेरे एक बार ओपोनेंट रहे थे, मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि दोदी की स्ट्रेंथ कैसी होती है। ये कहते ही अचानक से उसने अपने हाथ को क्लेंच कर दिया था। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आती है, आसमान में खून की वर्षा इकट्ठी होने लगती है। ये सभी खून की बूंदें बहुत ज्यादा पतली बड़ी लाइन में बदल जाती हैं। नीचे से इन बूंदों को देखने पे ये एकदम लाल बिजली की तरह लगते हैं। जहाँ जहाँ से बड़ी लाइन पास होती है उस जगह के स्पेस के दो हिस्से हो जाते हैं। इस समय आसमान में एक 100,000 फुट बड़ा स्पेशल क्रैक अपीयर हुआ था। साथ में नीचे का वो डिफेंसिव बैरियर जिसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया होता है, वो बिना किसी रिपल को बनाए सभी की आंखों के सामने फट गया था। इसमें से बस एक पफ की आवाज आती है। इस फाइनल डिफेंस को डिसअपीयर होते हुए देख सभी के चेहरों से रंग उतर जाते हैं। अब जो खून की बारिश इन सभी के चेहरों पे गिर रही थी वो इसे भी भूल गए होते हैं। इन सभी को बस मौत पास दिखाई देती है। इस डिफेंसिव बैरियर को क्रिएट करने के लिए जुकुन और अलायंस की आर्मी ने पूरे एफर्ट्स लगाए होते हैं, लेकिन इसे बस एक रैंडम अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस डिफेंसिव बैरियर को खत्म होते हुए देख अभी गुयुआन का एक्सप्रेशन ही बहुत ही अगली हो गया था। उनके जो पीछे लोग खड़े थे उनके चेहरे पे भी ग्लूमनेस चढ़ाई थी। अभी हंटी अंडी जैसी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, उसकी वजह से ये सभी अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाते। हमारा ध्यान गया था गुयुआन के ऊपर। उनका शरीर हवा में उठने लगता है। वो अचानक से चिल्ला के बोलते हैं फॉर्मेशन में आओ। भले वो जानते हो कि दूसरी पार्टी से उनके जीतने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, तब भी वो बिल्कुल एंड तक फाइट करेंगे। गुयुआन की इस डीप आवाज को सुन के आसमान को ढक चुकी अलायंस की आर्मी एकदम फ्यूरियस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। इन सभी की आवाजों ने जमीन को हिला दिया था और इन सभी के शरीर में से वो मॉन्स्टर्स द्विकी इरप्ट होती है। अभी आसमान को जिन लाल बादलों ने ढक के रखा था, इन सभी एक्सपर्ट्स की मोमेंटम की वजह से उन बादलों का थोड़ा सा हिस्सा बिखर जाता है। गुयुआन की बॉडी फ्लैश होके उस एंडलेस द्विकी के बीच में अपीयर होती है। उनके हाथों से बनने वाली हैंडसीज भी बदलने लगी थी। बहुत ही तेजी से द्विकी इकट्ठी होती है। फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक एंशिएंट मिरर में जिसका आकार 10,000 फीट का होगा। इतने सारे एक्सपर्ट्स की द्विकी को इकट्ठा करने के बाद उस एंशिएंट मिरर में से एक एनाइलेशन जैसी रिपल फैलती है। गुयुआन और बाकी लोग समझते थे कि हंटी अंडी अभी कैसी स्ट्रेंथ को पोजेस कर रहा है। इस वजह से इस पहली स्ट्राइक में ही इन सभी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर दिया था। ये टेरिफाइंग अटैक एक फॉर्मेशन से बना होता है जिस पर एनर्जी लाइट मिरर अपीयर हुआ था। ग्रक साउंड के साथ गुयुआन खून फेंकते हैं। ये खून उस शीशे के ऊपर जाकर गिरता है। तुरंत इसमें से एक रोशनी उठती है। अभी गुयुआन का एक्सप्रेशन बहुत ही ग्रेव था। वो फिर से अपनी हैंडसीज को चेंज करते हैं। अंत में जाके वो एनर्जी लाइट मिरर एकदम इंटेंस तरीके से ट्रेम्बल होने लगता है। एक लेजर बीम जिसका आकार 100,000 फीट से ज्यादा का ही होगा वो अचानक से मिरर में से बाहर आती है। ये लाइट पिलर जहाँ जहाँ से पास हो रहा था वहाँ की हवा भी अपने आप ही तबाह होती जा रही थी। इस लाइट पिलर ने पूरे आसमान को चीर दिया था। इस तेज रोशनी को सेंट्रल प्लेन्स के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। इस समय सभी की धड़कनें रुक गई थी। ऐसे टेरिफाइंग अटैक को शायद हंटी अंडी भी रोक नहीं पाएगा। राइट, सीन शिफ्ट हुआ था हंटी अंडी की तरफ जो कि इस बड़ी लोटस के ऊपर खड़ा होता है। बस बात ऐसी होती कि उसके चेहरे की इंडिफरेंट स्माइल अभी भी गई नहीं होती। काफी जल्दी वो लेजर बीम उसके पास पहुंच गई थी। इसे देख के हंटी अंडी बस अपनी एक उंगली को नीचे की तरफ हल्के से प्रेस कर देता है। उसके मुंह से बस एक शब्द बाहर आया था। हंटी अंडी कहता है शैटर। वो लाइट पिलर जो कि किसी फ्यूरियस ड्रैगन की तरह हंटी अंडी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है।
अचानक से हम उसे हॉल्ट पे आते हुए देखते हैं। अगले पल में हंटी अंडी की उंगली उस लाइट प्लेयर को टच करती है। जब उसकी फिंगर लैंड हुई थी वहाँ पे एक रिपल भी नहीं बनती। वो सभी की स्ट्रेंथ को कंबाइन करने से बना भयानक लाइट प्लेयर नीचे खड़े लोगों की स्टंट आंखों के सामने एक बूम साउंड के साथ वहीं पे फट जाता है। ये कई लाइट स्पॉट्स में बदल के नीचे गिर जाते हैं। हंटी अंडी की नजरें फिर से जाती हैं गुयुआन पे, जिनके चेहरे के हाव बहुत ही खराब हो चुके हैं। वो एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, गुयुआन मैं इस बैटल का फाइनल विक्टर हूँ। आसमान से वो खूनी बारिश नीचे आती है। इस मोमेंट में ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरी दुनिया इस लाल रंग से ढक गई हो। जब इतनी टेरिफाइंग अटैक को भी हंटी अंडी इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर गुयुआन जैसे एक्सपर्ट के दिल में भी एक डीप चिल फैल जाती है। वो कहते हैं क्या यही एक लीड दूधी की स्ट्रेंथ है? शायद यही कारण है जिसकी वजह से इस लेवल तक पहुंचना इतना डिफिकल्ट होता है। एक दोशेंग और दूधी के बीच का डिफरेंस गैप सच में जमीन और आसमान के बराबर है। हंटी अंडी जो कि गुयुआन को देख रहा होता है उसके चेहरे पे एक रिडिक्यूल भरी स्माइल आई थी। वो कहता है तुम अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ इस दुनिया को बचाने वाली मसीहा बनना चाहते हो? इमीडिएटली वो अपने हाथ को वेव करता है। उसके हाथ में से एक ब्लडी लाइट बाहर आती है। इसके बाद सभी लोग देखते हैं कि आसपास के अनगिनत पहाड़ और अनगिनत एक्सपर्ट्स एकदम फ्लैट हो गए हैं। इनमें से कोई भी बच नहीं पाया। हंटी अंडी किसी फिरोशियस टेक्निक को देख के लोगों के घुटने एकदम जेली की तरह हो जाते हैं। हंटी अंडी की वो ब्लड रेड आंखें इस समय अलायंस की आर्मी को देख रही होती हैं। वो कहता है ये सो कॉल्ड अलायंस की आर्मी अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। गुयुआन मैंने तुम्हें पहले एक मौका दिया था, अफसोस की बात है कि तुमने उसे गवा दिया। सभी के चेहरों पे उस डिस्पेयर और हॉरर को देख के हंटी अंडी को एक अलग ही सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। अचानक से वो थोड़ा सा लेजी फील करने लगा था। कुछ समय पहले ये सभी चीजें जिन्हें हल करने में उसे इतनी परेशानी हो रही होती है अब वो उसके ध्यान को आकर्षित करने के काबिल नहीं रहती हैं। इस द्वीपी कॉन्टिनेंट के लिए एक एलीट दोधी किसी गॉड की तरह है। उसकी पावर को कोई संभाल नहीं सकता। अपनी उंगली को आगे बढ़ाते हुए हंटी अंडी कहता है चलो यहाँ पे सब कुछ खत्म कर दिया जाए। तुरंत ही वर्ल्ड एकदम फ्लक्चुएट होता है। वो एंडलेस बड़ी ची बहुत ही तेजी से उसकी उंगली के सामने इकट्ठी होने लगती है। ये फाइनली एक बड़ी लाइट में ट्रांसफॉर्म होके सीधा गुयुआन की तरफ शूट हो गई थी। हंटी अंडी को हमला करते हुए देख गुयुआन का दिल बैठ गया था। उनके शरीर में जो बची हुई दुखी रह गई होती है उससे बहुत ही तेजी से वो मैन्यूवर करते हैं। वो अपनी पूरी दुखी का इस्तेमाल करके डिफेंसिव वेरी को तैयार करने ही वाले थे तभी आसमान में खड़ा वो हंटी अंडी स्माइल करता है। वो अपनी उंगली को नीचे प्रेस करती हुए बोलता है हॉल्ट। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आती है गुयुआन तुरंत ही डिस्कवर करके चौंक गए थे कि उनके और इस दुनिया की एनर्जी के बीच का संपर्क खत्म हो गया है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से गुयुआन का चेहरा शॉक से भर गया था। एक दोशेंग को इतना पावरफुल इसलिए नहीं माना जाता कि उसके पास वो पावरफुल दुखी होती है, बल्कि एक एलीट दोशेंग इतना पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि वो दुनिया की नेचुरल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। हाउएवर हंटी अंडी की बस एक आवाज से इस एलीट दोशेंग ने अपनी इस एबिलिटी को खो दिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि हंटी अंडी ने बस एक ही शब्द से गुयुआन की एक आर्म तोड़ दी है। हालांकि ऐसे अनएक्सपेक्टेड बदलाव की वजह से वो थोड़े शॉक में तो चले गए थे, लेकिन गुयुआन के पास भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं होती। जब वो डिटेक्ट करते हैं कि वो नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उनके शरीर की दुखी एकदम लिमिट्स तक पहुंच जाती है। गुयुआन चिल्ला के बोलते हैं गोडी शैटरिंग ब्लैक फिंगर। उनकी दुखी अग्लोमरेट होकर एक बहुत ही बड़ी फिंगर को बनाती है। ये उंगली जिसे मिस्टीरियस लाइंस ने कवर करके रखा था ये सीधा हंटी अंडी की ब्लडी लाइट की तरफ आगे बढ़ गई थी। अगले पल में उस ब्लडी लाइट और उस रियल से दिखने वाली फिंगर के बीच में कोलिजन होता है। बात बस ऐसी होती कि जब दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ था गुयुआन की पूरी दुखी से बनी वो फिंगर बिना किसी परेशानी के एक्सप्लोड हो गई थी। फाइनली वो ब्लड लाइट एक ही पल में गुयुआन के शरीर से जाके स्मैश हो जाती है। ग्रक साउंड के साथ उनके मुंह से खून बाहर आता है। उनका शरीर पीछे घसटता हुआ चला गया था। अच्छी बात यह है कि पीछे जुकुन खड़े हुए थे। उनकी मदद के बाद ही गुयुआन अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाए थे। हंटी अंडी हंस के बोलता है एक दूधी वो एग्जिस्टेंस होता है जिसके सामने दुनिया भी सिर झुकाती है। अगर तुम ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सामने नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम बहुत ही भोले हो। ये कहने के बाद अचानक से उसने अपने हाथ को उठाया था। इस बार उसका निशाना आसमान की उन ब्लडी क्लाउड्स पे होता है। ऐसा करते ही हम हंटी अंडी को अपने हाथ को क्लेंच करते हुए देखते हैं। वो लाल रंग के बादल एकदम चढ़ हुए थे। फिर सभी के कानों में थंडर क्लैप की आवाज आती है। देखते ही देखते वो ह्यूज ब्लड कलर लाइटिंग नीचे की तरफ आने लगती है। ये खाली स्पेस को चीरते हुए रूथलेस तरीके से अलायंस की आर्मी की तरफ स्मैश हो जाती है। सीन जाता है फिर से गुयुआन की तरफ। अपने मुंह से खून को पहुंचने के बाद गुयुआन चिल्ला के बोलते हैं जल्दी से फॉर्मेशन को तैयार करके हमला करो। अगर ये ब्लड लाइटिंग सच में जगह से टकरा जाती है तो अलायंस की आर्मी को बहुत सारे इंजरीज और डेथ्स का सामना करना पड़ेगा। गुयुआन की स्टर्न आवाज को सुन के अलायंस आर्मी तुरंत ही रिस्पॉन्ड करती है। इन सभी को वास्ट और माइटी द्वीप इकट्ठा होकर एक बड़े से द्वीपी ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है। बिना समय को बर्बाद करते हुए गुयुआन ऑर्डर देते हैं। ये द्वीपी ड्रैगन तुरंत ही आगे बढ़ के सीधा उस ब्लड कलर लाइटिंग से टकरा गया था। इस समय बैंग बैंग की आवाज के साथ आसमान में ऐसी रोशनियां फैल रही थी जिन्हें सैंडल पेंस के हर एक कोने से देखा जा सकता था। बस सीन कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच की फाइट लंबे समय तक टिक नहीं पाती। बहुत ही जल्दी उस डेमोनिक ब्लड लाइटिंग ने उस ह्यूज द्वीपी ड्रैगन को एकदम फाड़ दिया था। जैसे वो ह्यूज ड्रैगन डिसअपीयर होता है अलायंस की आर्मी के एक्सपर्ट्स के चेहरे इस समय ग्रे हो गए थे। हम ग्रक साउंड के साथ इन सभी को खून की उल्टी करते हुए देखते हैं। साफ तौर पे इस बैकलैश ने चोट पहुंचाई है। इस तरीके से हंटी अंडी का बस एक कैजुअल अटैक पूरी अलायंस आर्मी को चोटिल कर देता है। क्योंकि पिछले 10,000 सालों से किसी भी दूधी का जन्म नहीं हुआ था। फाइनली इस मोमेंट में
में एक्सपर्ट समझ पाते हैं एक एलीट दोदी कैसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। रिगार्डलेस उनके पास चाहे कितनी बड़ी सेना हो, ऐसे फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंस के सामने ये सभी बिल्कुल मामूली है। सीन शिफ्ट हुआ था, हम गुयुआन और जुकुन को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखते हैं। इन्हें एक दूसरे की आंखों में शौक दिखाई दिया था। हालांकि इन दोनों ने पहले से एक्सपेक्ट किया होता है कि एक एलीट दोदी की स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग होगी, लेकिन जो रियलिटी इनके सामने अपीयर हुई है वो इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने के बाद भी वो हंटियांडी के एक अटैक को नहीं रोक पाए। अभी एंजिन का चेहरा कड़वाड़ से भरा हुआ था। वो कहते हैं दोदी ये पावर बहुत ज्यादा डरावनी है, इस तरीके की स्ट्रेंथ के सामने उन्हें जीत का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। गुयुआन अपनी दांती मेस के बोलते चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम चीजों को वहां तक खींच पाते हैं कि जियान अपनी टेरिटरी से बाहर आ जाए, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये सुनकर ये एंजिन और बाकियों के चेहरे पे होपलेसनेस से बड़ी स्माइल आ जाती है। ऐसी बात नहीं कि सभी मामले को डिले नहीं करना चाहते हो, लेकिन हंटियांडी की इस एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने इनके एक्शंस बिल्कुल पॉइंटलेस दिखाई दे रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट हुआ था जिया की तरफ। इस समय उसके चेहरे पे एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन होता है। वो कहती है हमें बस थोड़ा सा और डिले करना है। मैं सेंस कर रही हूँ कि मेरी ड्रैगन सील जिसे मैंने जियान की बॉडी पे छोड़ा था वो बहुत ही फीकी होती आ रही है। इस तरीके का प्रेशर को एलीट दोशेंग पोजेस नहीं कर सकता। जिया और जियान के बीच में एक ड्रैगन सील का कनेक्शन है। हालांकि जिया ये पता नहीं लगा पा रही कि जियान की भी सिचुएशन कैसी है। तब भी उसके हाथ की जो ड्रैगन सील जैसे इंटेंस रिपल्स को एमिट कर रही है, वो जियान की कंडीशन को गैस कर पा रही थी। जिया के इन शब्दों को सुनकर गुयुआन के ग्रुप के दिल एकदम कांप गए थे। उनकी आंखें जो कि ओरिजिनली एकदम ग्लूमी होती हैं, उनमें एक अलग ही खुशी दिखाई देने लगी थी। पिछले 7 महीनों के समय के दौरान शायद यही सबसे अच्छी खबर है। जुकुन ने अपने सिर को उठाया था। उनकी आंखें देखती है हंटियांडी को जो कि आसमान में उस डेमोनिक ब्लडी लोटस के ऊपर खड़ा हुआ है। इस समय जुकुन की आंखों में फरोशियसनेस वापस लौट चुकी होती है। वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें आज इस बंदे को रोक के रखना होगा। जुकुन कहते हैं गुयुआन तुम अलायंस की आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज करो, मैं तब तक उससे फाइट करता हूँ। जुकुन ये कहने के बाद गुयुआन के रिप्लाई का इंतजार नहीं करते। उनका शरीर सीधा आसमान की तरफ चला जाता है और एक झटके के साथ ही उनका वो शरीर एक ह्यूज ड्रैगन जिसका आकार इतना बड़ा होता है कि लोग एकदम स्पीचलेस फील करें, वो आसमान में अपीयर हुआ था। उनके उस वास्ट और माइटी ड्रैगन प्रेशर की वजह से आसपास की ब्लडी स्टैंच भी बिखर गई थी। हंटियांडी की आंखें शिफ्ट हुई थी। वो आसमान में उस ह्यूज ड्रैगन को देखता है। हंटियांडी कहता है एंशिएंट बॉय ड्रैगन। इस समय उसकी उन आंखों में कुछ इंटरेस्ट जाग गया होता है। वो हंस के बोलता है क्योंकि अब मैं दूधी क्लास से पहुंच चुका हूँ, मुझे एक माउंट की जरूरत है। अगर तुम मेरे सामने अपने सिर को झुकाते हो तो मैं तुम्हारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हारा क्या कहना है? भले हंटियांडी दूधी क्लास में पहुंच चुका हो, लेकिन तब भी जुकुन इन शब्दों का रिप्लाई नहीं देते। अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो तुरंत अपने मुंह को लेते हैं। एक पर्पल गोल्डन लाइट जो कि अपने अंदर एक खतरनाक डिस्ट्रक्टिव फोर्स को रख रही होती है, वो रूथलेस तरीके से आगे शूट हुई थी। इस अटैक को देख हंटियांडी अपने सिर को हिलाता है। वो कहते हैं जिद्दी प्राणी। हंटियांडी ने रैंडम तरीके से अपने हाथ को वेव कर दिया था। वो शॉकिंग मोमेंटम के साथ आ रही लाइट रे अगले पल में विस्फोट हो जाती है। ये चमकीले लाइट स्पॉट्स में बदल के नीचे की तरफ बिखर जाती है। ऐसा करते करते हंटियांडी का शरीर मूव होता है। वो किसी घोस्ट की तरह उस ह्यूज ड्रैगन के सर के ऊपर अपीयर हुआ था। जैसे ही हंटियांडी अपने पैरों को हल्के से नीचे प्रेस करता है, तुरंत ही पर्पल गोल्ड ड्रैगन स्केल्स अपने आप ही फट गए थे। वो ड्रैगोनिक ब्लड किसी झरने की तरह नीचे गिरता है। ऐसे इंटेंस पेन की वजह से जुकुन जो कि अपने फुल फॉर्म में होते हैं, उनका शरीर एकदम कांप जाता है। उनकी वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ह्यूज बॉडी आसमान में गोल गोल चक्कर खाती है और जब जब वो इस तरीके से रोल करते थे उस जगह का स्पेस टूट जाया करता था। अभी भी हंटियांडी की आंखों का वो इंडिफरेंट एक्सप्रेशन बिल्कुल गया नहीं होता। वो बिना हेजिटेशन के अपने आगे के पैर को नीचे पटक देता है। वो 10,000 फुट बड़ी बॉडी तुरंत ही आसमान से नीचे गिरती है। हम जुकुन को बूम साउंड के साथ नीचे के माउंटेन रेंज से टकराते हुए देखते हैं। एक बहुत ही गहरी खाई बन जाती है। ऐसा करने के बाद हंटियांडी का शरीर फिर से ब्लड लोटस से वापस लौट आता है। अपने नीचे के टेरिफाइड चेहरों को देख के हंटियांडी अपने सिर को हिलाने लगता है। हंटियांडी कहता है ये फाइट बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। वो ब्लडी लोटस जो कि उसे सपोर्ट कर रहा होता है, ये आसमान में ऊपर उठने लगा था। हंटियांडी कहता है चलो अब सब कुछ एंड होता है, मुझे सैंडल पेंस नाम पसंद नहीं है, इस वजह से इस जगह को डिस्ट्रॉय होना होगा। ये कहने के बाद हंटियांडी ने अपने हाथ को उठाया था। वैसे पॉइंट करते हैं ब्लडी क्लाउड्स की तरफ जो पूरे सैंडल पेंस को ढक चुके होते हैं। तुरंत ही हंटियांडी के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम डेंस और फिरोशियस हो जाता है। हंटियांडी अपने हाथ को एक झटका देता है। जैसे ही हंटियांडी ने अपने हाथ को स्विंग किया था, वो मोटे मोटे लाल बादल एकदम क्रेजी तरीके से विगल करने लगते हैं। ऐसी भयानक एनर्जी जिसकी वजह से चेचों की रूहें कांप जाएं, वो इनके अंदर इकट्ठी हो गई थी। पलक झपकते ही कई लाल रंग की बिजलियां जिनके अंदर एक अलग ही लेवल का इंटेंस ग्लो मौजूद होता है, वो इन ब्लडी क्लाउड में फ्लैश होने लगती हैं। ये डिस्ट्रक्शन फोर्स से भरी हुई ब्लड कलर लाइटिंग इन बादलों में जस्ट अपीयर ही हुई थी। अगले बार ये सैंडल पेंस के हर एक कोने की तरफ तेजी से शूट हो गई थी। इस समय पूरा सैंडल पेंस हिल गया होता है। जगह जगह पे जमीन फटती है। बैंग 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 की आवाज के साथ वो सभी ब्लड लाइटिंग जो कि जमीन से टकराती हैं, हम उन्हें अगले पल में एक्सप्लोड होती हुई देखते हैं। जब ऐसे एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड में होते हैं तो नीचे की जमीन के क्रैक और भी बढ़ने लगते हैं। अलायंस के चारों तरफ का एरिया पहले से डिफेंसिव बैरियर की स्ट्रेंथ को खो चुका था। जिस पल एक खूनी लाइट नीचे फ्लैश होती है, वो लाखों करोड़ों लोग एक ही इंस्टेंट के अंदर एक्सप्लोड हो जाते हैं। इस समय अलायंस के हेडक्वार्टर्स के चारों तरफ एक खून की मोटी परत बन चुकी होती है। ऐसे सीन को देख के बचे हुए लोग एकदम पागल हो जाते हैं।
हैं। ये क्रेजी तरीके से अलायंस के हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सीन को देखने से ऐसा लगता है जैसे आज डूम्सडे आ गया हो। ऐसे सीन को देख के गुयुआन की आंखों के चारों तरफ कई क्रैक्स फैल गए थे। ऊपर से आई वो ब्लड लाइटिंग अलायंस के कई एक्सपर्ट्स को शिकार बना चुकी थी बिना किसी एक्सेप्शन के। इन सभी एक्सपर्ट्स की बॉडी के साथ साथ उनकी सोल्स भी उस बिजली के टकराते एकदम ब्लडी फॉग में बदल जाते हैं। इस सैंडल पेंस को खून का समंदर बनाती हुई देख हंटी अंडी की आंखों का वो ब्लडी ग्लो और भी इंटेंस हो गया था। वो ऊपर की उस ब्लड लाइटिंग को देख के बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई इंसान नहीं बल्कि इस दुखी कॉन्टिनेंट को तबाह करने के लिए भेजा गया एक डीमन है। इस समय गुयुआन की आवाज भी फट चुकी होती है। वो चिल्ला के बोलते हैं सारी फोर्सेस रिट्रीट होकर डिफेंड करो। इन नीचे गिरने वाली बड़ी लाइटिंग की वजह से अलायंस को टेरेबल लॉस का सामना करना पड़ता है। अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि पिछले अटैक में कितने सारे एक्सपर्ट्स की जान जा चुकी है। अब बस इनके पास एक ही विकल्प रह गया होता है, इन्हें अपनी डिफेंसिव लाइन को छोटा करना होगा क्योंकि तभी अपनी स्टैंड को इकट्ठा कर पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेडीज के खेमे को। जब वो अपने आगे के ऐसे भयानक मंजर को देखती है, न चाहते हुए भी इन सभी के दांत इनके होठों को दबा लेते हैं। ऐसी सिचुएशन की वजह से वो भी डिस्पेयर फील करने लगी हैं। इस समय शाओ कालिन की गोदी में थी। कालिन शाओ को सामने की मार्केट को देखने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। अभी शाओ का छोटा सा चेहरा कालिन के कंधे के सहारे था। उसका वो छोटा सा शरीर एकदम ट्रेम्बल हो रहा होता है। शाओ कहती मम्मी क्या डैडी अपीयर होंगे? कालिन शाओ के सिर को थपथपाते हुए बोलती है अच्छी शाओ डैडी जरूर आएंगे। कालिन के होठों से शब्द बाहर आ ही पाए थे। वो अचानक से सेंस करती कि शाओ के शरीर में से एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एनर्जी इरप्ट हो रही है। बस एक ही इंस्टेंट के अंदर शाओ की स्ट्रेंथ कालिन से कई गुना आगे चली जाती है। जब यहाँ पे शाओ का ऑरा राइज हुआ था, दूसरी तरफ शाओजान, शाओडिंग, शाओली और बाकी शाओ क्लैन के मेंबर्स की बॉडीज एक एक इंच बढ़ जाती है। इनकी और एकदम क्रेजी हो रहे थे। ऐसे सीन को देख के गुयुआन एकदम चौंक गए होते हैं, लेकिन तुरंत ही उनके चेहरे पे एकदम खुशी की लहर फैल जाती है। वो चिल्ला के बोलते हैं ब्लड लाइन स्ट्रेंथ, ये ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है। इनके शरीर के अंदर की दूसरी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई है। ऐसा कहने के बाद अपने सिर को उठाते हैं। वो देखते हैं कि सामने के खाली स्पेस में एकदम बहुत ही ब्रिलियंट फ्लेम्स फैल रही हैं। ये फ्लेम्स एक बहुत ही ह्यूज फायर बैरियर में बदल के स्काई मैशन अलायंस के 5000 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से ढक लेती हैं। बस इसी पल में बैंग बैंग की आवाज के साथ वो ब्लडी लाइटिंग फायर बैरियर में जाकर टकराई थी। लेकिन इस बार इस बैरियर का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जो फ्लेम बैरियर की फ्लेम होती है उसने ब्लड लाइटिंग को इंसिनरेट कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है आसमान की तरफ। इस जगह पे फ्लेम घूम रही होती है। हम इन्हें काफी जल्दी एक इंसानी फिगर में बदलते हुए देखते हैं जिसे ब्रिलियंट फ्लेम्स ने ढक के रखा था। जब गुयुआन और बाकी के लोग इस फिगर को देखते हैं, इन सभी के चेहरों पे ऐसा जॉय फ्लैश होता है जैसे इससे ज्यादा बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। गुयुआन कहते हैं जियान हम अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। ये ब्रिलियंट फ्लेम बहुत ही जल्दी किसी फायर क्लाउड की तरह पूरे आसमान को ढकने लगती है। इनमें से उठ रहा वो टेरिफाइंग टेम्परेचर जमीन पे फैले वो सी ऑफ ब्लड को पूरी तरह से वेपराइज कर देता है। जब वो पैनिक से हो रहे लोग ऐसी फ्लेम प्रोटेक्शन को अचानक से देखते हैं, ऐसा लगता है एक पल के लिए थम गए हो। इन सभी की आंखें सीधी जाती हैं आसमान की तरफ। फाइनली इन सभी को उन ब्रिलियंट फ्लेम्स के अंदर एक फैमिलियर फिगर दिखाई देता है। तुरंत इन सभी के चेहरे एकदम एक्साइटमेंट और जॉय से भर जाते हैं। चारों तरफ चीयर्स की आवाजें गूंजने लगती हैं। अलायंस के एक्सपर्ट्स चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं अलायंस चीफ, ये अलायंस चीफ जियान है। अलायंस चीफ रिट्रीट से बाहर आ गए, अब हमें कुछ नहीं होने वाला। इनमें से कई लोग एक्साइटमेंट की वजह से इस समय घुटने टेक चुके होते हैं। जब इन सभी को डिस्पेयर के बाद ऐसी होप दिखाई देती तो फिर इसकी वजह से उनके चेहरे जो कि एकदम पैनिक से भरे होते हैं उन्हें खुशी के आंसू ढकने लगते हैं। पिछले इतने सारी बैटल रिकॉर्ड्स के बाद अलायंस में जियान की पोजीशन को कोई भी मैच नहीं कर सकता। हालांकि एज और एक्सपीरियंस के मामले में जियान गुयुआन और ज़ुकुन से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन प्रिसाइसली यही वो कंधे होते हैं जो पूरी अलायंस की आर्मी का भार संभाल रहे थे। अलायंस के मेंबर्स के दिलों में ये फिगर कभी हार नहीं सकता। इस समय कहा जा सकता है कि ये पूरी अलायंस जियान को अपना भगवान मान चुकी थी, और खासकर जब ऐसी हताशा फैलती है तो फिर इस तरीके का पागलपन एकदम वायरस की तरह फैलने लगता है। इस वजह से इवन वो एक्सपर्ट्स जो कि अलायंस को बिलोंग नहीं भी करते थे, इस समय उनके चेहरे भी एकदम एक्साइटमेंट से भर गए होते हैं। ऐसी कंप्लीट होपलेसनेस के बीच में उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत थी। अलायंस को 5000 किलोमीटर से ढकने वाला फायर बैरियर देखते देखते फैलने लगता है। बहुत ही जल्दी आसपास के लाखों लोग इसके नीचे आ जाते हैं, और जैसे जैसे फायर कर्टन फैल रहा होता है उस ब्रिलियंट फ्लेम के अंदर का फिगर भी क्लियर होते जाता है। अंत में जाके उन फ्लेम्स को कमजोर होते हुए देखते हैं, और उस जगह पे हवा में अपीयर होता है एक ब्लैक क्लोथ फिगर। अलायंस के हेडक्वार्टर से थोड़ी सी दूरी पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक झुंड मौजूद होता है। इन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये सेम फैक्शन को बिलोंग करते हैं। इस समय इनके बीच में खड़ा एक मोटा ताजा इंसान अपने सिर को उठाता है। उसकी वो फायरी हॉट आंखें देखती हैं आसमान के उस फिगर को। वो आंखें एकदम गहरे एक्साइटमेंट से भरी होती हैं। वो कहता है ये सच में जियान है। इस हट्टे कट्टे बंदे के पीछे खड़ी होती है एक सुंदर सी लड़की। वो कहती है बिग ब्रदर लूचिंग, क्या ये सच में वही है? आखिर उसने भी कभी सोचा नहीं होता कि ये इंसान जिससे उसे मिले बस 10 साल हुए हैं, और जो जान एकेडमी के अंदर उसका जूनियर हुआ करता था, वो आज इस कॉन्टिनेंट के ट्रू पीक पे पहुंच चुका है। ऑफ कोर्स लड़की जैसे बात कर रही है वो जनरल एकेडमी का वही टैरेंट्सफियर लूचिंग होता है। लूचिंग हंस के बोलते हा लूफे, इसमें डेफिनेटली कोई गलती नहीं है। ये लड़का सच में बहुत टेरिफाइंग है। पहले एकेडमी में इसकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर थी। ये सुन के लूफे अपनी
अपने दांतों से होठों को दबा लेती है। उसकी आंखें उठ के उस दूर खड़े आसमान में फिगर को देखती हैं, जैसे इस समय लोग गॉड की तरह वर्शिप करते हैं। लूफे की आंखों के एक्सप्रेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसने कभी इमेजिन नहीं किया होता कि इंसान जैसे इनर एकेडमी के अंदर उसका छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो आज स्टेज तक पहुंच जाएगा। कई और जाने पहचाने चेहरे स्काई मिशन अलायंस के अलग अलग स्पॉट से आसमान में अपीयर इस फिगर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इनकी आंखें इमोशनल हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है हन क्लैन के खेमे की तरफ। उस फायर बैरी के आउटसाइड खड़े हन क्लैन के एक्सपर्ट्स इस समय एक सदमे में चले गए होते हैं। इनकी वो डेंस शौक से भरी आंखें उस जाने पहचाने फिगर को देखती हैं। एक बुड्ढा होर्स आवाज में कहता है जियान। साफ तौर पर इनमें से किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि जियान सिर्फ कुछ महीनों तक गायब होने के बाद सीधा इस टेरिफाइंग स्टेज तक पहुंच जाएगा। हन ट्यांडी जो कि ब्लडी लोटस पे खड़ा होता है, इस समय उसकी आंखों में भी इंटेंस फ्लक्चुएशन रिवील होती है। वो कहता है दोदी। एक पल के बाद वो खुद को बड़बड़ाने से रोक नहीं पाता। वो कहता है सम्मा खन्ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये कहने के बाद हन ट्यांडी का एक्सप्रेशन अचानक से फिरोशियस हो जाता है। उसकी आवाज एक दहाड़ में बदल के आसमान में किसी थंडर की तरह फैलती है। जिस तरीके से हन ट्यांडी का दिमाग जन्ना गया होता है, उसे इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। आज की स्टेज तक पहुंचने के लिए हन ट्यांडी ने बहुत ही महंगी कीमत चुकाई है, लेकिन सफल होने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में उसके अलावा एक और इंसान उसके सेम स्टेज पे पहुंच चुका है। अगर हन ट्यांडी को कैसे स्वीकार होता। स्पेशली ये बात हन ट्यांडी के लिए तब ज्यादा बुरी होती है जब एक साल पहले इंसान उसके सामने एक चींटी के बराबर था। इस समय उसके दिल में बड़े बड़े तूफान बन गए होते हैं। आसमान के उन फ्लेम्स के पूरी तरह से बिखरने के बाद वहाँ पे एक काले कपड़ों में नौजवान अपीयर हुआ था। वो अपने सिर को उठा के देखता है हन ट्यांडी को, जो कि अपने ऊपर नियंत्रण को खो चुका है। तुरंत ही उस फिगर के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसकी वो ओरिजिनली काली आंखें इस समय अलग अलग रंगों से भरी होती हैं। इनकी डेप्थ का पता नहीं लगा सकता। वो हंस के बोलते हैं हाँ हाँ, इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेले ऐसे इंसान नहीं हो जो दूसरी क्लास में पहुंच चुका है। इस नौजवान के माथे पे एक फायर सील मौजूद होती है। ये अलग अलग चमकते हुए रंगों से बनी हुई थी और इसमें से एक अलग ही तरीके की स्पेशल फ्लक्चुएशन बाहर आ रही होती है। ऐसे रिपल के सामने और नीचे का फ्लो हो रहा मैग्मा भी सिग्निफिकेंट तरीके से तेज हो जाता है। इस समय जियान का शरीर आसमान में खड़ा होता है, लेकिन उसके शरीर से दुखी की कोई भी रिपल बाहर नहीं आती। वो देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ एक जेन्युइन एक्सपर्ट ये सेंस कर पाएगा कि इस छोटे से शरीर के अंदर कैसी अनइमेजिनेबल पावर भरी हुई है। ऐसा लगता है स्ट्रेंथ के सामने ये दुनिया कुछ भी नहीं है। हमारा ध्यान जाता है हन ट्यांडी के ऊपर। खैर ये भी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। इस वजह से इनिशियल शॉक को एक्सपीरियंस करने के बाद उसकी आंखों की इंटेंस रिपल शांत होने लगती हैं, लेकिन अब भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में एक ग्लूमीनेस मौजूद होती है। वो जियान को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद डीप आवाज में बोलता है तुम्हारे शरीर के अंदर तोशी एंशिएंट गॉड का सेंट है। जियान सॉफ्ट आवाज में हंस के बोलता है हाँ हाँ, मैंने लकीली एंशिएंट गॉड के नेटेंस को हासिल कर लिया है। हन ट्यांडी चिल्ला के बोलता है डैम नाइटी डिवोरिंग फ्लेम। खैर इसका एक्सप्रेशन चाहे कैसा भी चेंज हो रहा हो, जियान की आंखें बिल्कुल इंडिफरेंट रहती हैं। वो फाइनली देखती है नीचे की जमीन को, जो कि जगह जगह पे फट चुकी है। जियान ने फाइनली अपने हाथ को आगे बढ़ाया था। हम एक ब्रिलियंट लाइट को जुकुन के शरीर को ढकते हुए देखते हैं। हन ट्यांडी की वजह से उनकी बॉडी में जो फेरोशियस इंजरीज होती हैं, उस ब्रिलियंट लाइट के अंदर बहुत ही जल्दी हील होने लगती हैं। जुकुन के शरीर की चोटों के सही होने के बाद वो तुरंत ही अपने इंसानी फॉर्म में आ जाते हैं। इस समय उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा पेल था। वो जियान को एक कड़वाहट से भरी स्माइल के साथ देख के बोलते हैं तो तुम फाइनली बाहर आ गए। अगर तुमने थोड़ी और देर कर दी होती तो वो फेलो अभी तक सबकी जान ले चुका होता। जियान एक जेंटल सी आवाज में बोलते हैं एल्डर जुकुन, आप निश्चिंत होकर आराम करो। हालांकि जियान की आवाज एकदम जेंटलनेस से भरी होती है, लेकिन तब भी जुकुन को इसके अंदर एक हल्का सा प्रेशर सेंस होता है। ये प्रेशर इस दुनिया को सरपास कर चुका था। इसके अंदर भले वो कितने भी पावरफुल हो, उन्हें भी अपने सिर को झुकाना होगा। वो तुरंत ही नोट करके बोलते हैं हम हन ट्यांडी की आर्मी के खिलाफ गार्ड करेंगे। हन ट्यांडी से तुम्हें डील करना होगा। आखिरकार एक दोदी को बस एक दोदी संभाल सकता है। जियान स्माइल के साथ नोट करता है। उसकी आंखें फिर से एक बार नीचे जाती हैं जब वो सेंस करता है कि अलायंस की आर्मी को कितने भयानक लॉस का सामना करना पड़ा है। हम उसके होठों को कर्ल होते हुए देखते हैं। सिचुएशन को देख के साफ तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे हन ट्यांडी की सभी को खत्म करना चाहता। जियान एक हल्की सी आवाज में कहता है क्या ही रूथलेस मेथड है। तुमने उस डी टियर की एम्ब्रोनिक पिल के फाइनल स्टेप को कंप्लीट करने के लिए एक्चुअली में से कत्लेआम को किया है। ये सुन के हन ट्यांडी कोल्ड आवाज में हंस के बोलता है हाँ हाँ, विनर किंग होता है, बीच की प्रोसेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी आंखें देखती हैं जियान को। वो कहते हैं आज हमारे बीच में एक डिसाइसिव बैटल होगी। अगर तुम हारते हो तो अलायंस की आर्मी भी नहीं रहने वाली। ये सुन के जियान फिर से हल्की आवाज में बोलता है और अगर तुम हार जाते हो तो हन क्लैन को एक्सटर्मिनेट होना होगा। शुरुआत से जियान के दिल में हन क्लैन के खिलाफ एक बहुत ही गहरी हेट्रेड है। अगर उसे मौका मिलता है तो वो बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। जिनका मरना जरूरी है उन्हें मरना ही होगा। जियान के ऐसे शब्दों को सुन के हन ट्यांडी ऊपर देख के भयानक तरीके से हंसने लगा था। वो कहते हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। अगर ऐसी बात है तो आज हम देख ही लेते हैं कि मेरे हन क्लैन और तुम्हारी अलायंस की आर्मी के बीच में आखिर आज एक्सटर्मिनेट कौन होगा। तुरंत ही हम हन ट्यांडी के शरीर से एक मॉन्स्टर्स ब्लड की को विस्फोट होते हुए देखते हैं। इसने उसके चारों तरफ फिर से खून का समुद्र बना लिया होता है और इसी ब्लड के अंदर की एनर्जी टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग थी। जब हन ट्यांडी के रक्त सागर फैलने लगता है, वो एक गहरी आवाज में बोलता है हन क्लैन के हॉल मेंबर्स यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर चले जाओ। उसकी बात को सुन के हन क्लैन के एक्सपर्ट्स बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। दो एलीट दोदी की बीच की फाइट इस दुनिया को तबाह कर सकती है। अगर कोई भी इसकी चपेट में जाता है
तो फिर चाहे उसकी स्ट्रेंथ दूसरे क्लास की क्यों ना हो, वो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। और तो और इस बात को सभी जानते थे कि हार और जीत का फैसला बस हंटी अंडी और जियान के बीच में होगा। इन दोनों के बीच के फाइट का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि दोनों पार्टीज में से कौन सी पार्टी जिंदा रहेगी। अभी हंटी अंडी की आंखों को भी उस मॉन्स्टर लड़की ने ढक लिया होता है। वो सीओ ब्लड के बीच में खड़ा था। अभी उसको देख के ऐसा लगता है जैसे मौत का साक्षात अवतार हो। हंटी अंडी कहता है, जियान आज के दिन में गॉड बना हूँ। जियान तुम आज मुझे एंजॉयबल फाइट करवाना। भले ही इंसान बहुत ही निर्दयी हो, लेकिन इसके पास ऐसी स्ट्रेंथ भी रही है। इन दोनों के बीच के इस युद्ध के अंत में इनमें से कोई न कोई खत्म जरूर होगा। इस बैटल में जियान अपनी स्ट्रेंथ को रोक नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियान को। उसकी आंखों में भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट राइज हो चुकी होती है। दुखी कॉन्टिनेंट की पिछली 10,000 साल की हिस्ट्री में ये बैटल सबसे भयानक होगी। जियान हंस के बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। आसमान को एक ही इंस्टेंट में इस तरीके से खाली होते हुए देख नीचे मौजूद स्पेक्टेटर्स के दिल एकदम वहीं पे थम जाते हैं। चाहे भले इन दोनों के बीच की इस बैटल की शुरुआत ना हुई हो, लेकिन इन दोनों का बस ऑरा ही सभी के ऊपर पहाड़ की तरह प्रेस होता है। सीन वापस से जाता है आसमान की तरफ। ये जगह खून के समुद्र से ढकी हुई होती है। हंटी अंडी की आंखों का वो स्कारलेट कलर अब और भी डेंस हो गया था। अचानक से उसका पैर आगे बढ़ता है। इन दोनों के बीच का ये फेस ऑफ बस एक पल के लिए लास्ट करता है। बैंग! जिस पल हंटी अंडी ने पैर आगे बढ़ाया था, सभी लोगों की खुली आंखों के सामने हम आसमान की कलर को डिम होते हुए देखते हैं। हंटी अंडी का वो भयानक खून का समंदर एकदम क्रेजी हो जाता है। ये एक ह्यूज 100,000 फीट की लार्ज ब्लड वेव में बदल के रूथलेस तरीके से जियान को टारगेट करती है। इस भयानक सी खून की लहर के सामने जियान का शरीर किसी चींटी के बराबर था। जियान की आंखें जिनमें ब्रिलियंट ग्लो होता है, वो अपनी तरफ शॉकिंग मोमेंटम से आगे बढ़ रही वेव को देखती हैं। हंटी अंडी के इस अटैक में ज्यादा पावर मौजूद होती है कि एक 9 स्टार दोशेन की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल को भी पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। बस अगली पल में जियान के होठ हिलते हैं। उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज बाहर आती है। जियान कहता है, फ्लेम कम। जैसे वो ऐसा करता है, ऐसा लगता है जैसे नीचे की जमीन एकदम कांप गई हो। तुरंत इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। किसी बहुत ही बड़े झरने की तरह वो नीचे का लाल मैग्मा ऊपर शूट हुआ था, फाइनली आसमान में फ्लोट होके एक ह्यूज मैग्मा वेव के आकार को ले लेता है। अगली पल में बूम साउंड के साथ हमें से उस ब्लड वेव से टकराती हुई देखते हैं। जमीन कांप गई थी। वो खूनी बारिश जिसमें मैग्मा की बूंदें भी होती हैं, वो किसी भयानक तूफान की तरह चारों तरफ फैलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस अटैक की बारिश ने इस पूरे सेंट्रल प्लेन्स को ढक लिया हो। भले ही हंटी अंडी के अटैक को रोक लिया गया हो, ये चीज हंटी अंडी को सरप्राइज नहीं करती। अगर एक एलीट दोदी को खत्म करना इतना आसान होता, तो हजारों सालों से वो इसके पीछे क्यों पड़ा होता। खैर, चाहे बात ऐसी हो, तभी इस समय हंटी अंडी के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से और सोलम हो गए थे। जियान ने हंटी अंडी के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया है। इसका साफ मतलब ये है कि जियान सच में स्टेज तक पहुंच चुका है। उसने किसी भी एक्सटर्नल आइटम का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को टेम्परेरी आगे नहीं बढ़ाया। ये सोचिए, बड़ी लोटस के ऊपर खड़ा हुआ हंटी अंडी अपने हाथ को ऊपर करके सेंट्रल प्लेन्स को ढकने वाले बड़ी क्लाउड्स की तरफ पॉइंट करता है। इस अटैक का नाम होता है ब्लड डीमन हार्ट इरोडिंग लाइटनिंग। तुरंत ही वो खूनी बादल भयानक तरीके से कांपने लगे थे। देखते देखते ब्लडी क्लाउड बहुत ही तेजी से श्रिंक होने लगते हैं। जिस समय सेंट्रल प्लेन्स को ढकने वाले ब्लडी क्लाउड छोटे हो रहे होते हैं, स्पेस अपने आप ही स्पेस की तरह टूट गया था। आसमान की वो डार्क ब्लैक क्रैक लाइंस टेरिफाइंग स्पीड से फैलने लगती हैं। लेकिन अगले पल में हम इन ब्लडी क्लाउड को तेजी से फैलते हुए देखते हैं। कई पहाड़ों जितनी बड़ी ब्लडी लाइटनिंग्स क्रेजी तरीके से जियान को टारगेट करती हैं। ऐसा लगता है जैसे तूफान जियान की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इस ब्लडी रेन की हर एक ड्रॉपलेट में इतनी पावर होती है कि इसे सेंस करके गुयोन का ग्रुप एकदम शॉक में चला जाता है। चारों तरफ से अपनी तरफ बढ़ने वाली इस बड़ी लाइटिंग को देख के इस समय जियान के चेहरे पे भी एक सीरियसनेस आती है। जियान इस बड़ी लाइटिंग के अंदर एक बहुत ही फिरोशियस ऑरा को सेंस कर पाता है। अगर कोई इस अटैक से टकरा जाता है, तो ये ऑरा उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। इससे दिमाग को गहरी चोट पहुंच सकती है। फटाक से जियान का शरीर ब्रिलियंट फ्लेम्स को फैलाने लगता है। अंत में जाके जाके समुद्र ने एक बहुत ही ह्यूज फ्लेम अवतार को बना लिया होता है। ऐसा होते ही फ्लेम जाइंट अपने मुंह को खोलता है। मुंह के साउंड के साथ वो ब्रिलियंट फ्लेम्स जो कि इस अवतार के मुंह से बाहर आती हैं, वो आगे बढ़ रही अनगिनत ब्लड लाइटिंग से बैंग बैंग की आवाज के साथ टकराने लगी थी। जब दोनों पार्टीज के अटैक एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, नीचे की जमीन एकदम हिल जाती है। ऐसी टेरिफाइंग स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से जमीन पे मोटे मोटे क्रैक्स बन जाते हैं। आसमान के इन दोनों अटैक्स का जो आकार होता है, उसे देख के लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे होते हैं। ऐसे टेरिफाइंग अटैक्स को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। अगर इनमें से एक अटैक भी अलायंस के हेडक्वार्टर्स के ऊपर गिर जाता है, तो शायद यहाँ पे कोई सर्वाइव न कर पाए। इस समय लेइंग गुयुआन के बगल में खड़े थे। वो कहते हैं इन दोनों के बीच में जीतने के सबसे ज्यादा किसके चांसेस हैं। इस टेरिफाइंग बैटल की वजह से वो भी डर चुके थे। लेइंग की बात को सुन के गुयुआन स्टार्टल हो जाते हैं, लेकिन एक पल के बाद वो कड़वार से भरे चेहरे को लेके अपने सिर को हिलाने लगते हैं। वो कहते हैं मेरे लिए भी पहली बार है जब मैं एलीट दोदी के बीच की फाइट देख रहा हूँ। इन दोनों के बीच में कौन जीतने वाला है, इसे प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हंटी अंडी आफ्टर ऑल हन क्लैन का क्लैन हेड है। हन क्लैन में पहले भी एक एलीट दोदी का जन्म हो चुका है। इस वजह से अगर बात करी है कि कौन ऊर्जा का इस्तेमाल और भी अच्छे से कर सकता है, तो शायद वो जियान से थोड़ा सा बेटर हो। सभी की फोरहेड पे चिंता से भरी लाइंस को देख के गुयुआन कंफर्ट करते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स तुम सभी को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जियान ने भी तोशी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल किया है। उसके पास कुछ लीथर अटैक्स जरूर होंगे। उनके इस एक्सप्रेशन को सुनने के बाद सभी बेटर तरीके से नॉट ही कर सकते थे। भले ये लोग चाहे कितने भी एंशियस हो, इस बैटल को देखने के अलावा उनके पास और कोई
विकल्प नहीं बचा था। अब इनके पास भी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि इस लेवल की बैटल में वो पार्टिसिपेट कर सके। अभी ब्लड लाइटिंग आसमान को ढक चुकी होती है। हंटी अंडी देखता है जियान को, जो कि डिसएडवांटेज में जाने के साइंस को शो नहीं कर रहा है। उसकी आंखों में ग्लूमी एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। वो शुरुआत में ऐसी फाइट की बात नहीं कर रहा था। हंटी अंडी गहरी सांस को भरता है। अचानक से उसकी आंखें एक्सट्रीमली ग्रे हो गई थी। इस पल आसमान की जो ब्लड लाइटिंग होती है वो कमजोर हो चुकी होती है। सभी की टेरिफाइड आंखों के सामने हंटी अंडी अपने मुंह को खोलता है। एक सक्शन फोर्स इरप्ट हुई थी। वो ब्लडी क्लाउड जो कि धूप को नीचे आने की परमिशन नहीं दे रहे थे, हमने कई ब्लडी लाइट्स में ट्रांसफॉर्म होके हंटी अंडी की तरफ खींचते हुए देखते हैं। ये मोटी सी खून के बादलों की परत अनगिनत लोगों के ब्लड एसेंस से बनी होती है और इस समय हंटी अंडी उसे डिवावा कर रहा है। जब वो लाल बादल जिन्होंने पिछले आधे साल से सेंट्रल प्लेन्स को ढक के रखा होता है वो इस तरीके से डिवावा होने लगते हैं, सूर्य की रोशनी को फिर से नीचे जाने का मौका मिलता है। इस तरीके से रोशनी को आती हुई देख लोगों के चेहरे एक्साइटमेंट से भर गए थे। जब ये सभी ऐसे कयामत के वातावरण को एक्सपीरियंस करते हैं तभी ये रियलाइज करते हैं कि नॉर्मल दिन कितने अच्छे थे। ऑफ कोर्स इन सभी को ये पता होता है कि अभी समय खुशी का नहीं है। आसमान में होने वाली बैटल ये डिटरमाइन करेगी कि सेंट्रल प्लेन्स को फ्यूचर में किस दिशा में जाना है। जब ये खून के बादल जो कि चारों तरफ फैले होते हैं उन्हें हंटी अंडी पूरी तरह से निगल लेता है। उसका शरीर फूलने लगा था। बहुत ही कम समय में उसका आकार किसी 1000 फीट बड़े जायंट की तरह हो जाता है। इसका रंग एकदम लाल था। वो ब्लडी लाइट उसके शरीर में इकट्ठी हो चुकी होती है। फाइनली एक कवच की तरह उसके 100,000 फुट बड़े शरीर को अच्छे से ढक लेती है। आसमान में खड़े इस ब्लडी जायंट ने बहुत ही बड़ा एरिया ढक लिया होता है। ऐसी टेरिफाइंग विजुअल असॉल्ट के सामने किसी को ये बिल्कुल शक नहीं होता कि हंटी अंडी अगर एक पंच को आगे बढ़ाता है तो 10,000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचने वाला। हंटी अंडी की बड़ी बड़ी लाल आंखें सीधा जियान के ऊपर जाके टिकती हैं। इस समय जब वो सांस लेता था विंड लाइटिंग कोहरा मचा दी थी। जैसे वो अगली बार गहरी सांस को बाहर छोड़ता है ऐसा लगता है जैसे पूरा सेंट्रल प्लेन्स फ्लक्चुएट हो गया। हंटी अंडी तेजी से हंस के बोलते हाँ ये मेरी ब्लडी डी बॉडी है, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। अभी गुयुआन और बाकी के लोग जो 100,000 फुट बड़े हंटी अंडी को देख रहे थे इन सभी के एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली चेंज हो चुके होते हैं। गुयुआन कहते हैं दोदी की बॉडी, क्योंकि ये सभी एंशिएंट क्लैन से आते हैं। इन्हें नेचुरली पता होता है कि एलिट दोदी अपने शरीर के आकार को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। उस समय जैसे वो दुनिया बन जाते हैं उनके हाथों में यूनिवर्स की ताकत होती है और ऐसी ही टेरिफाइंग पावर की वजह से दोदी को फाइटिंग गॉड बोला गया है। ये भयानक सा शरीर ऊर्जा से नहीं बना हुआ था बल्कि एक एक्चुअल बॉडी होती है और एक 100,000 फुट बड़े शरीर का ऑरा कितना फ्राइटिंग होता है ये बस यहाँ पे मौजूद लोग ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इस तरीके की डरावनी एबिलिटी को एंशिएंट टाइम में दोदी बॉडी बोला गया है क्योंकि इसे दोदी क्लास में पहुंचने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण होता है जब हंटी अंडी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है गुयुआन और बाकियों के एक्सप्रेशन गंदे क्यों हो जाते हैं। खैर इससे पहले ये सभी पैनिक हो पाते। आसमान में खड़ा वो जियान उस ह्यूज फिगर को देख के तेजी से हंसने लगता है। साथ ही में उसके हाथ अलग अलग हैंडसीज को बना रहे थे। जैसे ही ऐसा होता है नीचे की जमीन एकदम फट जाती है। एंडलेस मैग्मा ऊपर उठा था। ये गहरी लाल रंग की फ्लेम में बदल के जियान के शरीर से मिलने लगता है। ऐसे भयानक अमाउंट की फ्लेम्स को ऑब्जर्व करने के बाद सभी की एंशियस आंखों के सामने जियान की बॉडी भी स्वेल होने लगी थी और तो उसके शरीर के जो भी पोर्स होते हैं उनमें से चमकती हुई फ्लेम्स बाहर आती है। ये कई फायर ड्रैगन्स में बदल के जियान के शरीर के चक्कर काटने लगे थे। जियान के शरीर के चारों तरफ ब्रिलियंट फायर ड्रैगन्स को घूमते हुए देख हंटी अंडी की उन बड़ी बड़ी आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। वो तुरंत ही कोल्ड आवाज में हंस के बोलता है तुम्हारे पास सच में कुछ एबिलिटी है। मैं भी आज ये देखना चाहूंगा क्या मेरी ये ब्लडी बॉडी ज्यादा पावरफुल है या फिर तुम्हारी फ्लेम डी बॉडी। जैसी आवाज आसमान में गूंजती है हंटी अंडी ने एक बड़ा सा कदम आगे लिया था। उसका नॉर्मल सा पंच जो कि तेज हवाओं और बिजलियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है वो टारगेट करता है सीधा जियान को। इसकी वजह से आसमान भी कोलैप्स हो जाता है। वो एंडलेस ब्लड की सभी दिशाओं से इकट्ठा होकर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये सीन देखने में बहुत ही टेरिफाइंग होता है। हंटी अंडी को अटैक करते हुए देख जियान कोल्ड स्नॉट करता है। वो बिल्कुल डॉज नहीं करता। हम उसे भी एक सिंपल पंच को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। वो ब्रिलियंट फायर ड्रैगन्स उसके हाथ के चारों तरफ घूम के एक तरीके के रिंग में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और ये फायर ड्रैगन रूथलेस तरीके से उस ब्लड की एनर्जी में जाके स्मैश हो जाते हैं। बैंग साउंड के साथ दोनों के बीच में कोलिजन हुआ था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रिलीज होने वाली टेरिफाइंग हवाओं की वजह से हम चारों तरफ के बड़े बड़े पहाड़ों को धूल में बदलते हुए देखते हैं। अनगिनत लोग तेजी से छिपने की जगहों को ढूंढने लगते हैं। इन दोनों के बीच में होने वाली बैटल की डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वो और भी ज्यादा शॉकिंग लेवल पे जाती जा रही है। जैसे अटैक एक दूसरे में टकराया था गुयुआन जुगुन और बाकी के लोग पूरी पावर का इस्तेमाल करके अपनी चारों तरफ एक और डिफेंसिव बैरियर को तैयार करते हैं। इसके साथ जब जियान का बनाया हुआ बैरियर काम करता है तो जैसे तैसे वो रिपल को रोक पाते हैं। सीन जाता है आसमान की तरफ। बैंग 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 की आवाज के साथ हंटी अंडी और जियान की लाखों फुट की बॉडीज आसमान में कई कदम पीछे लेती हैं। जहां जहां पे इनके पैर पड़ते हैं वो 10,000 फीट का एरिया पूरी तरह से ब्लैक होल बन जाया करता था। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाने के बाद ये दोनों फिर से एक बार आगे बढ़ गए थे। इस तरीके की फाइट में बजट टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बस यहाँ पे एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का प्योर कोलिजन होता है। कोई भी इमेजिन नहीं कर पाता कि जब ये लाखों फीट बड़े एग्जिस्टेंस एक दूसरे से
कोलाइड होंगे तो इनके बीच में क्रिएट होने वाली अनाइलेशन पावर कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग होगी। जब ये दोनों एक बार फिर से टकराते हैं, एक पैनी सी वेव आसमान के उन बादलों के दो हिस्से कर देती है। तेज तेज बिजलियां फ्लैश हुई थी। ऐसा लगता है जैसे इस फाइट की वजह से दुनिया एकदम कांप रही हो। साफ तौर पे जब इन दोनों फाइटिंग गॉड्स के बीच में बैटल होती है तो फिर इसकी वजह से सेंट्रल पेज पे एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। जमीन में लगातार भूकंप आ रहे थे। वो ह्यूज क्रैक लाइन एक बहुत ही बड़ी गली को बनाती है। ऐसा लगता है इसने सेंट्रल पेज के दो हिस्से कर दिए हों। ऐसे ट्रेमर की वजह से सारी जिंदगियां एकदम कांप गई थी। ऊपर से आ रही बस एक रिपल ही किसी भी दोषियों को खत्म करने के लिए काफी है। चाहे भले यहाँ पे ऐसा हो रहा हो, गुयुआन और बाकियों की आंखें जो कि एकदम लाल हो चुकी होती हैं, वो लगातार दूर आसमान को देखती रहती हैं। वो स्पेस लगातार कोलैप्स हो रहा था। अच्छी बात है कि वो डैमेज अपने आप ही रिपेयर हो जाया करता था। इस साइकिल को रिपीट होते हुए देख डर के मारे ज़ुकुन जैसे एक्सपर्ट के भी रोंगटे खड़े हो चुके होते हैं। इस शॉकिंग बैटल को चलते चलते अब आधा दिन हो गया था। एक गड़गड़ाने की शॉकिंग आवाजें सेंट्रल पेन से होकर पूरे दुखी कॉन्टिनेंट में गूंजती हैं। इस समय सेंट्रल पेन्स के बाहर के एक्सपर्ट्स भी यहाँ के ट्रेमर को सेंस कर पाते हैं। तुरंत ही इनका टारगेट बन जाता है सेंट्रल पेन्स। लेकिन जब ये सभी सेंट्रल पेन्स की बाउंड्री में एंटर करने वाले होते हैं, उस तरफ से टेरिफाइंग विंड एनर्जी इनकी तरफ एक वेव को बनाती हुई आती है। अगले पल में ऐसा लगता है जैसे इन सभी की कटी पतंग बन गई हो। ये खून फेंकते हुए पीछे चले जाते हैं। ये सभी एक्सपर्ट्स जो कि कुछ ही समय पहले एकदम शांत होते हैं, अब इनके चेहरों से रंग उतर चुके थे। किसी की आगे बढ़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। तभी बूम की आवाज के साथ दूर से एक्सट्रीम लेवल के अर्शेकिंग कोलियन की आवाज आती है। इस क्लैश के दौरान एक और हैवी प्रेशर से भरी आवाज सभी के कानों तक पहुंचती है। ये आवाज होती है जियान की। वो कहता है फ्लेम मिस्टीरियस एक्सप्लोजन। बहुत ही एक टेरिफाइंग फायर स्टॉर्म फैलता हुआ दिखाई देता है। एक फिगर दूर की पहाड़ों की श्रृंखला में जाकर टकराता है। वो पूरी माउंटेन रेंज कोलैप्स हो जाती है। उस ह्यूज फिगर को जमीन पर गिरते हुए देख गुयान का ग्रुप एकदम खुश हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फिगर हंटी अंडी होता है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों की क्लैश में जियान के हाथ में एडवांटेज है। अभी ज़ुकन का चेहरा भी एकदम एक्साइटमेंट से भर चुका होता है। वो कहते हैं सिर्फ मेडिसिन पिल्स पर रिलाई करते हुए 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करना ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। जियान को एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस मिली है और तो और उसने हेवली टूम के अंदर लगभग 3 साल तक ट्रेन किया है। वहीं पर अगर बात करिए हंटी अंडी की तो उसने 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए बस आधे साल का समय लिया है। उनके इन शब्दों को सुन के सभी के चेहरों पर स्माइल आ गई होती है। अभी तक जो सभी के दिल भारी भारी से महसूस हो रहे थे वो फिर से लाइट फील होते हैं। खैर अगर गुयुआन के ग्रुप से कंपेयर किया जाए तो हंटलाइन के खेमे के एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस एकदम पेल हो चुके थे। इन सभी को पता होता है कि अगर जियान की इसमें जीत होती है तो फिर हंटलाइन के साथ क्या होने वाला है। खैर जब हंटलाइन के लोगों के बीच में पैनिक फैल रहा था, बैंग की आवाज के साथ वो ह्यूज बॉडी उस गहरी खाई में से उड़ के हवा में आती है। अभी हंटी जो थोड़ा मिजरेबल सा दिख रहा था उसकी आंखें जाती हैं जियान के ऊपर। जियान भी अपनी खोलते हुए खून को सप्रेस करता है। वो हंस के बोलता है हंटी लगता है तुम्हारी ब्लडी बॉडी मेरी फ्लेमडी बॉडी की बिल्कुल मैच नहीं है और तो लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ तेजी से एग्जॉस्ट हो रही है। हंटी का चेहरा एकदम ग्लूमीनेस से भरा था। वो जानता था कि उसके शरीर की भी कैसी कंडीशन है। जियान से फाइट करने के बाद वो फाइनली समझ चुका है कि भले उसके शरीर की स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली टेरिफाइंग हो लेकिन उसके ऑरे का स्टेमिना जियान से काफी कमजोर है। शायद मेडिसिन पिल को इस्तेमाल करने का ऐसा रिजल्ट होता है। एडिशनली जियान की 2D बॉडी बहुत सारी हेवली फ्लेम से बनी हुई है। साफ तौर पे जियान ज्यादा पावरफुल है। अगर हंटी अपनी इस ब्लडी बॉडी का लगातार इस्तेमाल करता रहता है तो अंत में जाके जियान की जीत होगी और हंटी ऐसा होने नहीं दे सकता था। यहाँ तक सोचने के बाद हंटी की आंखें नीचे के सैंडल पेंस को देखती हैं। उसकी आंखों में एक सैवेज एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। वो कहता तुम इतनी जल्दी खुश मत हो जियान, ओरिजिनली मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। आज मैं सैंडल पेंस का इस्तेमाल करके तुम्हारी यहाँ पे कब्र बना दूंगा। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आती है हंटी अपने हाथ को वेव कर देता है। एक बहुत ही चमकदार खूनी रोशनी सीधी जमीन में घुस जाती है। ऐसा होते ही सभी लोग ये देख के स्टैंड हो गए थे कि अनगिनत लाल रंग की रोशनियां चौथो बिजली की रफ्तार से फैलने लगी हैं। इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे बड़ी लाइन सैंडल पेंस की नसें हैं। ऊपर खड़ा जियान जब ऐसे सीन को देखता है वो भी थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। वो देख पाता है कि बड़ी लाइट सैंडल पेंस को टेरिफाइंग स्पीड से ढक रही है। जब जियान स्टार्टल्ड फील कर रहा था ये पूरा सैंडल पेंस अचानक से शेक होने लगता है। सैंडल पेंस में अलग अलग जगहों से कई मोटी मोटी लाइट प्लस ऊपर शूट हो जाते हैं। जब गुयुआन देखते हैं कि लाल रंग की रोशनी कहाँ से ऊपर जा रही है वो शौक से भरी आवाज में कहते हैं ये ब्लड लाइट जिस डायरेक्शन से राइज हो रही है लगता है ये वही जगह है जहाँ पे हनक्लैन ने डिवावरिंग स्पिरिट एलिमिनेटिंग लाइफ फॉर्मेशन को प्लेस किया था। इस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे ज़ुकुन को कुछ याद आ गया हो। वो कहते हैं अगर इन फॉर्मेशन की जगहों को ऐड कर दिया जाए। अचानक से हम उनके चेहरे की हवाओं को बदलते हुए देखते हैं। वो शॉक्ड आवाज में चिल्ला के बोलते हैं अगर इन्हें जोड़ दिया जाता है तो पोजीशन एक्चुअली में एक फॉर्मेशन को बना रही है। अभी एंजिन का ग्रुप भी चौंक चुका था। एंजिन बोलते हैं इतनी ज्यादा बड़ी अरे इस फॉर्मेशन के अंदर पूरा सैंडल पेंस आ चुका है। आखिर इसे हंटी ने कैसे अचीव किया। हंटी कहता है जियान मेरा हनक्लैन इसके लिए हजारों सालों से तैयार था। हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी रेडी हैं। तुम आज बच नहीं पाओगे। इस समय खूनी रोशनी पूरे सैंडल पेंस को ढक चुकी होती है। जब वो लाइट फ्लेयर्स आसमान में जाके फैलते हैं या कुछ सेकंड्स के अंदर एक बहुत ही अजीब सी इनक्रेडिबली लार्ज फॉर्मेशन को तैयार कर लेते हैं। हंटी जियान
को अजीब तरीके से देखता है। वो एक डार्क और कोल्ड आवाज में हंस के बोलता है, इस फॉर्मेशन को मेरे हनकन के पहले दोदी ने बनाया था। इसका नाम है स्लॉटरिंग डी अरे। जैसा कि इसका नाम लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे एंशिएंट एरा में इस फॉर्मेशन ने दोदी की भी जान ली होगी। ये सुन के जियान के चेहरे पे सोलमनेस आ जाती है। वो अपने सिर को उठा के देखता है उस स्ट्रेंज फॉर्मेशन को जिसमें ब्लडी लाइट लगातार फ्लैश हो रही है। वो इस चीज के अंदर से एक हल्के से डेंजर को सेंस कर पाता है। जियान की गहरी आवाज हंटी अंडी के कानों में जाती है। वो कहता है, तुम सच में हंटी अंडी कहलाने की वर्दी हो। तुम एक्चुअली में आज की सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर पाए। इस ग्रेट फॉर्मेशन को तैयार करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स शामिल होते हैं। अफसोस की ये बात है कि जियान भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक्चुअली में डिवॉरिंग स्पिरिट एलिमिनेटिंग लाइट फॉर्मेशन का कोई यूज नहीं देख पा रहा। हंटी अंडी कहते हैं, हमारी चीज के लिए तैयार रहते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से हनकन अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। जियान मुझे इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए दसियों लाखों डिसेंडेंट सिटीजन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा है। तुम्हें भी इस फॉर्मेशन से मरने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब वो विशाल पाया रक्त सागर इस फॉर्मेशन के अंदर जाता है, इसमें से एक अजीब सी लाइट फ्लिकर होती है। ये ब्लडी लाइट बहुत ही तेजी से इकट्ठी हो रही थी। फाइनली सभी की आंखों के सामने इसने एक बहुत ही बड़े ट्रांसपेरेंट से दिखने वाले ब्लडी ब्लेड का शेप ले लिया था। ये ब्लडी ब्लेड एक्सट्रीमली स्ट्रेंज होता है। इसे पकड़ने की कोई जगह नहीं होती। इसमें जो ब्लडी लाइट फ्लैश हो रही थी, ऐसा लगता है जैसे ये ब्लेड इस दुनिया के तो हिस्से कर देगा। जब ये ब्लड ब्लेड अपीयर हुआ था, ऊपर चमकता हुआ सूरज भी एकदम डिम हो गया होता है। पूरी दुनिया में डार्कनेस फैल जाती है। ऐसे सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे वो सन और मून इस अजीब से ब्लड ब्लेड से टेरिफाइड हो चुके हैं। जिस मोमेंट में ब्लडी ब्लेड अपीयर होता है, हंटी अंडी चिल्ला के बोलता है, हन क्लैन के सभी लोग अपने आप को इस ब्लड ब्लेड के ऊपर सैक्रिफाइस कर दो। उसकी इस बात को सुन के तुरंत ही हन क्लैन की आर्मी में एक कमोशन कट जाता है। लेकिन सरप्राइज की बात यह होती है कि सभी एक्सपर्ट्स अंत में जाके दांती मीस के आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे समय में भी हंटी अंडी के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम इंडिफरेंट होता है। जैसे उसकी हैंडसीज चेंज होती है। स्विच की आवाज के साथ वो ब्लडी ब्लेड फ्लैश हुआ था। बस अगले ही पल में हन क्लैन के वो सभी एक्सपर्ट्स जो कि काफी दूर आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक से उन सभी के सर धड़ से अलग हो जाते हैं। खून के फब्बारे उठे थे। इनकी बॉडीज बहुत ही तेजी से विदर होने लगती हैं। फाइनली ये सभी डस्ट बन के हवा में उड़ जाते हैं। हन क्लैन के इतने सारे एक्सपर्ट्स का खून पीने के बाद अब इस ब्लडी ब्लेड का ग्लो और ज्यादा तेज हो जाता है। इस अजीब से ब्लेड को देख रही हंटी अंडी की आंखें इस समय पागलपन से भरी होती हैं। वो कोल्ड आवाज में कहता है, जियान इट्स ओवर। तुरंत अपने एसेंस ब्लेड को उस लाल रंग के ब्लेड के ऊपर थूकता है। जैसे एसेंस ब्लेड उस ब्लेड के ऊपर लैंड हुआ था, हम की आवाज के साथ ये ब्लेड तेजी से वाइब्रेट होने लगा था। जैसी आवाज अपीयर होती है, जियान जो कि दूर खड़ा इन चेंजेस को सेंस कर रहा होता है, वो पाता है कि इस ब्लेड से आने वाली खतरे की घंटियां अब और भी तेज बजने लगी हैं। चारों तरफ एक शांति फैली हुई थी। सभी की आंखें आसमान के सीन को देखती हैं। गुयान, जुकुन और बाकी के लोग इस अजीब से ब्लडी ब्लेड के अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरे को सेंस कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे हथियार जियान को चोट पहुंचा सकता है। इस मोमेंट में गुयान के चेहरे का एक्सप्रेशन भी बहुत ही पेल हो चुका था। भले और लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, लेकिन ये सो कॉल्ड ब्लडी ब्लेड उनकी याददाश्त में अच्छे से रहता है। वो कहते हैं, स्लॉटरिंग डी गोस्ट ब्लड ब्लेड। तो फिर वो कहानी नहीं सच्चाई थी। गुयान ने एंशिएंट बुक्स में से इस स्लॉटरिंग डी गोस्ट ब्लेड के बारे में काफी पढ़ा होता है। एंशिएंट एरा में इस चीज ने सच में एक दोदी की जान लेके इस पूरे कॉन्टिनेंट को शॉक कर दिया था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि दसियों हजार साल के बाद ये लेजेंडरी वेपन फिर से दिखाई दे रहा है। जैसे गुयान इसके बारे में सोचते हैं, अचानक से उनकी फेस टाइट हो जाती है। तुरंत ही हम गुयान के चेहरे के रंगों को एकदम सफेद कागज की तरह होते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट हुआ था जियान की तरफ। एक हू की आवाज के साथ जियान एक गहरी सांस को भरता है। इस समय उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा ग्रेव हो चुका होता है। अगर वो सच में इस चीज को रिसीव नहीं कर पाया तो काफी हद तक उसकी जान जा सकती है। जियान की आंखें गई थी हंटी अंडी के ऊपर। वो कहता है, हंटी अंडी, भले तुम प्रिपेयर्ड हो, लेकिन मैं भी खाली नहीं बैठा हूँ। उसकी हैंडसीज चेंज हुई थी। ऐसा करने के बाद जियान तुरंत ही अपने मुंह को खोल लेता है। उसके मुंह से एक बहुत ही चमकदार रोशनी बाहर आके अपीयर हो जाती है। हम इसे हवा के साथ बड़ा होते हुए देखते हैं। एक बहुत ही विशाल का स्क्वायर में बदल के आसमान के एक बड़े से हिस्से को ढक लेता है। इस जानी पहचानी चीज को देखने के बाद गुयान और बाकी के लोग थोड़े स्टार्टल हो जाते हैं। वो कहते हैं, हेवली फ्लेम स्क्वायर। सरप्राइजिंगली ये वही एंशिएंट हेवली फ्लेम स्क्वायर होता है जिसे जुकुन एंशिएंट गॉड मेंशन से बाहर लाए थे। इस हेवली फ्लेम के खंभों की जो हेवली फ्लेम्स हैं, उनके पास कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। वो बस एक तरीके के टोकन्स हैं। जुकुन और गुयान सोचते हैं कि जियान इन सभी फ्लेम्स का इस्तेमाल करके हंटी अंडी के अटैक को रोकना चाहता है। अभी वो हेवली फ्लेम स्क्वायर आसमान में फ्लोट कर रहा था। जियान का शरीर गायब होके उस स्क्वायर के ऊपर प्रकट हो जाता है। उसके एब्राउज के बीच में जो ब्रिलियंट फायर सील थी, वो अचानक से डांस करने लगी थी। उस फायर सील में से एक इनक्रेडिबल फ्लक्चुएशन बाहर आती है। ये एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पीड के साथ पूरे धुआं की कॉन्टिनेंट को ढकने लगी थी। कुछ समय पहले जियान की आंखें जो कि बंद हो चुकी होती है, अचानक से वो उन्हें खोल लेता है। उसके शरीर से ब्रिलियंट फ्लेम बाहर आने लगती है। एक आवाज जो कि इतनी ज्यादा वास्ट और माइटी थी कि जिसे सुन के सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो पूरे धुआं की कॉन्टिनेंट में गूंजती है। जियान कहता है, मैं फ्लेम डी के नाम पे कमांड करता हूँ, सारे फ्लेम्स मेरे पास आओ। वो ब्रिलियंट फ्लेम जियान के चक्कर काट रही थी। इस समय वो सारी फ्लेम्स का एम्पर लगता है। जियान कहते हैं, हेवली फ्लेम रैंकिंग की 23rd हेवली फ्लेम मिस्टीरियस येलो फ्लेम अपनी पोजीशन पे आओ।
जैसे ही शब्द उसके मुंह से बाहर आते हैं, सेंट्रल पेन से 50,000 किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ा सा पहाड़ होता है। जैसे ही जियान की आवाज यहाँ तक पहुंची थी, ये बूम साउंड के साथ एक्सप्लोड हो गया था। हम इसमें से एक डीप येलो फ्लेम को बाहर आते हुए देखते हैं। अंत में जाके किसी टूटते हुए तारे की तरह आसमान को चीर देती है। इसने स्पेस को पेनिट्रेट कर दिया था। बस कुछ ही पलों के अंदर ये सेंट्रल पेन्स के ऊपर अपीयर हो जाती है। फाइनली ये हेवली फ्लेम के स्क्वायर के एक बड़े से खंबे के ऊपर डायरेक्टली लैंड कर जाती है। जैसे ही डीप येलो कलर की फ्लेम उस स्टोन पिलर में शूट हुई थी, बैंग की आवाज के साथ वो मिस्टीरियस येलो फ्लेम बहुत ही तेजी से राइज होने लगती है। ये एक बहुत ही बड़े फायर पिलर में बदल के आसमान में शूट हो जाती है। जियान कहते हैं हेवली फ्लेम रैंकिंग की 22वीं फ्लेम 10,020 फ्लेम अपनी पोजीशन पे आओ। हेवली फ्लेम रैंकिंग की 21वीं फ्लेम, हेवली फ्लेम रैंकिंग की 19th फ्लेम ग्रीन लोटस कोर फ्लेम पोजीशन पे आओ। तुरंत ही जियान के शरीर में से एक पिल ग्रीन फ्लेम बाहर आई थी। इसका टारगेट होता है वो स्टोन पिलर। ऐसे रूह को कब्बा देने वाले स्पेक्टेकुलर सीन को देख के देखने वाले सारे लोग पूरी तरीके से स्टंड हो चुके थे। हर बार सेंट्रल पेन्स में जियान की एक आवाज गूंजती थी, एक हेवली फ्लेम स्पेस को चीरते हुए यहाँ पे पहुंच जाया करती थी। फाइनली हमें से जियान के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस स्टोन पिलर के ऊपर जाते हुए देखते हैं। ऐसे सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे जियान इस समय सारी फ्लेम्स का एम्परर बन चुका हो। किसी भी फ्लेम की जियान की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं होती, मतलब उसके ऑर्डर्स को बिल्कुल डिसोबे नहीं करती है। इस स्पेक्टेकुलर सीन को देख के लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं कि इन सभी का खून खौल उठा था। जब दुनिया किसी एग्जिस्टेंस के ऑर्डर्स को सुनने लगे, ऐसी ऑलमाइटी फीलिंग की वजह से लोगों के दिल एकदम रिस्पेक्ट और फियर से भर गए होते हैं। आसमान में खड़े जियान की मुंह से एक तेज आवाज आती है। वो कहता है हेवली फ्लेम रैंकिंग की 7वीं फ्लेम 9 क्वाइट गोल्ड एंसेस्टर फ्लेम अपनी पोजीशन को लो। जैसे उसके मुंह से शब्द बाहर आए थे, हम नीचे खड़े यानजिन के शरीर को कांपते हुए देखते हैं। वो गोल्डन फ्लेम उनके नियंत्रण से बाहर आके सीधा स्टोन पिलर की तरफ शूट हो जाती है। भले आगे की कुछ और हेवली फ्लेम्स अपने अपने ओनर्स के वश में हो, लेकिन जैसे जियान उनका आह्वान करता है, ये अपने अपने ओनर्स की बॉडी से बाहर आ गई थी। एक एक करके उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए ये उन खंभों पर जाके विराजमान हो गई थी। एक और गहरी सांस लेने के बाद जियान कहता है हेवली फ्लेम रैंकिंग की 3री फ्लेम प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम पोजीशन पे आओ। तुरंत ही उसके शरीर से लिटरली बाहर आया था। उसकी बॉडी अपीयर होती है स्टोन पिलर के ऊपर और एक डेजलिंग पिंक फायर पिलर आसमान की तरफ शूट हो जाता है। इस समय हेवली फ्लेम स्क्वायर के ऊपर पहले से ही करीब 21 तरह की हेवली फ्लेम्स इकट्ठी हो चुकी होती है। इनके ऑरे की वजह से धरती एकदम कांप रही थी। अब जब हंटी अंडी वैसे सीन को देखता है, वो भी शॉक हो गया था। उसके दिल में एक अनीस जागने लगती है। जब प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम जो कि लिटरली के फॉर्म में होता है, वो फायर पिलर की तरफ शूट हुआ था, जियान का ध्यान जाता है हंटी अंडी के ऊपर। वो फिर से अपनी हैंड सीरीज को चेंज करता है। जियान कोल्ड आवाज में कहता है हेवली फ्लेम रैंकिंग की 2nd फ्लेम नाइटी डिवाइन फ्लेम अपनी पोजीशन पे आओ। जैसे ही शब्द जियान के मुंह से बाहर आए थे, हम हंटी अंडी को एकदम हिलते हुए देखते हैं। वो नाइटी डिवाइन फ्लेम जिसे उसने काफी समय पहले डिवावा कर लिया होता है, वो रिकवरी के साइंस को शो करने लगती है। इस समय हंटी अंडी अंदर से हॉरिफाइड हो गया था। वो गुस्से से भरी आवाज में बोलता है बेस्टर्ड। वो सेंस करता है कि अगर जियान को इन सभी हेवली फ्लेम्स को इकट्ठा करके उस अटैक को अनलीश करने दिया गया, तो वो टेरिफाइंग पावर उसे हराने के लिए सफिशिएंट हो जाएगी। इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नाइटी डिवाइन फ्लेम को जियान के हाथों में जाने नहीं दिया सकता। जैसे उसके माइंड में एक थॉट फ्लैश होता है, वो तुरंत ही अपने शरीर के अंदर जियान की समनिंग स्ट्रेंथ को रोकने लगता है। हंटी अंडी की बॉडी में उस रिपल को देख के जियान भी सरप्राइज हो गया था। वो तुरंत ही हंस के बोलता है तुमने एक्चुअली में नाइटी डिवाइन फ्लेम को डिवावा कर लिया। हंटी अंडी तुम सच में कितने रूथलेस हो। ये कहने के बाद अचानक से जियान के चेहरे से स्माइल चली जाती है। वो कोल्ड आवाज में कहता है नाइटी डिवाइन फ्लेम तुम एक्शन लेने में और कितना समय लगाने वाले हो। जियान की आवाज हंटी अंडी के कानों में पहुंची होती है। अचानक से वो एकदम कांप जाता है। बूम साउंड के साथ हमें एक ब्लैक कलर की फ्लेम को उसके शरीर से बाहर आते हुए देखते हैं। ये तुरंत एक इंसानी फिगर में बदल के उस दुखी स्क्वायर की तरफ शूट हो जाता है। नाइटी डिवाइन फ्लेम का फिगर अपीयर हुआ था। वो हंटी अंडी को फरोशियस आंखों से देखते हुए बोलता है हंटी अंडी क्योंकि तुम मुझे डिवावा करना चाहते हो, तो फिर चाहे भले मुझे जान क्यों न गवानी पड़े, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। ये कहने के बाद अचानक से वो अपने सिर को घुमाता है। उसकी वो फरोशियस आंखें जो कि अब जान के ऊपर गई होती हैं, अब थोड़ी सी अजीब हो गई थी। वो जान के शरीर से एक अजीब से प्रेशर को सेंस करता है। भले ही नाइटी डिवाइन फ्लेम के चेहरे पे अगली एक्सप्रेशन आ गया हो, लेकिन इस समय उसके चेहरे को क्रेजीनेस ने कवर कर लिया था। वो तेजी से हंस के बोलता है फ्लेम डी जियान, हाँ तुम्हारे पास इस दुनिया की सारी फ्लेम्स को सम्मन करने की एबिलिटी है। आज मैं भी तुम्हारे ऑर्डर्स को मानूंगा। ये कहने के बाद वो हंटी अंडी की फ्यूरियस आंखों के सामने सीधा आखिरी स्टोन पिलर में एंटर कर जाता है। जब ये आखिरी नाइटी डिवाइन फ्लेम उस आखिरी खंबे के ऊपर जाती है, एक ब्लैक फ्लेम पिलर ऊपर शूट हुआ था। वो 22 फ्लेम पिलर्स धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। ये फाइनली जमीन और आसमान के बीच में आ गए थे, जहाँ पे सभी हेवल फ्लेम्स एक दूसरे से मिलती हैं। उस पॉइंट पे एक्चुअली में एक ब्रिलियंट कलर्ड एंशिएंट रूलर अपीयर हुआ था। उन जगमगाती हुई हेवल फ्लेम्स के अंदर इस एंशिएंट रूलर को देख के गुयुआन और बाकियों के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। इनके चेहरों पे अल्टीमेट लेवल का शॉक मौजूद होता है। गुयुआन पैनी आवाज में चीखते हुए बोलते हैं ये हेवल फ्लेम लैंडन एंशिएंट रूलर है। ऐसे सीन को देख के जुकुन का चेहरा भी एकदम डल था। वो एक खोई हुए एक्सप्रेशन के साथ बड़बड़ाते हुए बोलते हैं तो वो लेजेंडरी हेवल फ्लेम लैंडन एंशिएंट सोर्ड एक्चुअली में ऐसे बनी थी। ये एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट होता है जो कि बस एंशिएंट टाइम में देखा गया है, और तो एंशिएंट एक्सपर्ट्स में भी इसे देखने वाले बहुत ही कम
कम लोग होते हैं। इस मोमेंट में हंटी अंडी की आंखें भी शौक से भर गई थी। वो तुरंत ही दहाड़ते हुए बोलता है ब्लड सोल्जर को सेक्रीफाइस दिए जाएं। लेकिन इस बार हंटी अंडी की आवाज को सुन के हन क्लैन की आर्मी में कमोशन कट जाता है। किसी की अपने पैरों को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। हन क्लैन के ऐसे रिएक्शन को देख के हंटी अंडी के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम ब्रूटल हो गया था। वो चिल्ला के बोलता है ट्रेटर्स। अचानक से हम उस ब्लडी ब्लेड को आसमान को चीरते हुए देखते हैं। ये डायरेक्टली हन क्लैन की आर्मी को टारगेट करता है। वो ब्लडी लाइट फ्लैश हुई थी। काउंटलेस हेड्स हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पलक झपकते ही हन क्लैन की आर्मी के टोटल नंबर्स में से कोई 60 से 70% लोग ही बचे रह गए होते हैं। लेकिन जो लोग बचे रह गए थे इस समय उनके चेहरे एकदम टेरिफाइड थे। इनके वो डर से भरी आंखें हंटी अंडी को देखती हैं। इतने सारे एक्सपर्ट्स के ताजे खून को ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा लगता है इस ब्लड ब्लेड में कुछ आंखें जमाई हैं। वो ईविल ऑरे और चिल्लने से भरी हुई आंखें नीचे की दुनिया को देख रही थी। हंटी अंडी को अपने क्लैन में ही ऐसे कत्लेआम को करते हुए देख जियान का चेहरा भी बहुत ही कोल्ड हो गया होता है। वो एक डिस्टेंस से भरी आवाज में कहता है अब तुम अपने क्लैन के मेंबर्स को मारने पे आ गए हो। सच में तुम्हें बीस्ट कहना बिल्कुल सही होगा। एक समय तक जियान हंटी अंडी को अपना अपोनेंट मान रहा होता है, लेकिन जियान को अब इसके चेहरे को देख के घिन आती है। इस पर हंटी अंडी जिस तरीके से आसमान की तरफ देख के हंस रहा था ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो चुका है। वो कहता है जीतने वाला ही राजा होता है, प्रोसेस बिल्कुल मैटर नहीं करती। अगर मैं आज विक्टोरियस रहता हूँ तो सारा का सारा दोष तुम्हारे ऊपर आएगा। इमीडिएटली हंटी अंडी के मुंह से कुछ एसेंस ब्लेड उस ब्लडी ब्लेड की तरफ जाता है। हंटी अंडी सीधा उस ब्लडी ब्लेड को पकड़ के अपनी हथेली को कट कर लेता है। उसका वो दूधी की औरे से भरा हुआ ब्लड सीधा ब्लडी ब्लेड के अंदर जाने लगा था। इस समय हंटी अंडी के वो लाल बाल बिखरे हुए होते हैं। इसके चेहरे का एक्सप्रेशन इतना ज्यादा फिरोशियस था कि अब लोगों की इसे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम खाली स्पेस में हंटी अंडी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। उसके हाथ का वो ब्लडी ब्लेड तेजी से स्वेल होने लगा था। अगली बार जब वो अपीयर होता है वो हेवली फ्लेम स्क्वायर के आगे पहुंच गया था। वो लाल रंग का ब्लेड एक ब्लडी ग्लो में बदल के सीधा स्पेस के 2 हिस्से कर देता है। अनगिनत लोगों की आंखों के सामने ये जियान की तरफ शूट हो गया था। इस ब्लडी ब्लेड के भयानक लेवल के डेंजर को सेंस करके इस समय जियान का चेहरा सीरियसनेस से भर चुका होता है। जियान एक लाइटिंग और से भरी सांस को एक्सेल करता है। उसका हाथ जाता है उस एंशिएंट रूलर की तरफ जो कि 22 तरह की हेवली फ्लेम से बनी हुई है। हम भी उसे कदम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। वो ब्रिलियंट फायर एंशिएंट रूलर सीधा स्पेस के 2 हिस्से कर देती है। ये उस एंडलेस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के साथ उस लाल रंग की रोशनी की तरफ फ्लैश हो गई थी। अगले पल में क्लैंक की मेटेलिक साउंड के साथ वो टेरिफाइंग स्टॉर्म पूरे आसमान को ढकता है। वो डिफेंसिव वेरी जो कि स्काई मैच अलायंस को प्रोटेक्ट कर रहा था ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वो तबाह हो जाता है। हम सारे एक्सपर्ट्स को 10,000 पीछे उड़ते हुए देखते हैं। इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे स्टार रेलम के अंदर एक मीटरॉइड फट गया हो। दोनों की बीच की क्लैश इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि इनकी उन हवाओं की वजह से आसमान में फ्लोट कर रहा हुआ स्क्वायर भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये फाइनली जमीन से स्मैश होके एक 50,000 किलोमीटर चौड़ी खाई को बना देता है। वो लोग जिनके पास हवा में उड़ने की ताकत होती है वो शुशिंग आवाज के साथ उस डीप पिट के ऊपर अपीयर होते हैं। इन सभी की एंशियस आंखें नीचे के गड्ढे को देखती हैं। ये सभी जानते थे कि इस बैटल में एक को तो हार नहीं होगा। वो अनगिनत आंखें देखती हैं सीधा हेवली फ्लेम स्क्वायर को। 2 मिजरेबल फिगर्स जो कि खून से पूरी तरह से रंगे होते हैं हमारे जमीन से उठते हुए देखते हैं। जो पिछली दुनिया को दिला देने वाली क्लैश थी उसकी वजह से इन दोनों की दूधी बॉडी भी शटर हो चुकी होती है। हंटी अंडी जैसे तैसे करके खड़ा होता है। हम उसे जैसे तैसे करके हवा में उड़ते हुए देखते हैं। इस समय हंटी अंडी अंदर से बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों की फेरोसिटी अभी भी गई नहीं होती है। ये सीधे जियान के ऊपर फोकस करती है। हंटी अंडी के दिल में एक अनविलिंगनेस भर गई थी। वो एक पागलपन से भरी आवाज में तेज हंस के बोलता है हाँ जियान तो क्या हुआ, तुम मुझे आज हरा पा रहे हो, तुम मुझे तब भी मार नहीं पाओगे। मैं जैसे ही फ्यूचर में रिकवर होता हूँ तो मैं इसकी खून से कीमत चुकानी होगी। सीन शिफ्ट हुआ था जियान के फिगर की तरफ। हम उसे कई बार तेज तेज खांसते हुए देखते हैं। इस समय जियान का चेहरा भी पूरी तरह से सफेद था। हर बार जब वो खांस रहा होता है उसके मुंह से काफी खून बाहर आता है। ये इंटेंस बैटल को ज्यादा ही क्रूअल रही है। तब भी चाहे कुछ भी हो जाए जियान को इस पोटेंशियल डेंजर को खत्म करना ही होगा, वरना आज की कैलेमिटी फिर से लौट के आएगी। ये सोचने के बाद जियान अपने मुंह से खून को पहुंचता है। इस समय उसके चेहरे को अजीब सी स्माइल ढक लिया होता है। जियान कहते हैं हाँ लेकिन किसने कहा कि मैं तुम्हें जाने देने वाला हूँ। अचानक से जमीन में घुसा हुआ हेवल फ्लेम स्क्वायर फॉर्म में राइज करता है। एट द सेम टाइम जियान के शरीर से एक ब्रिलियंट फायर ग्लो बाहर आया था। जैसी ब्रिलियंट फ्लेम अपीयर होती है हम स्क्वायर को एकदम ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। अचानक से स्क्वायर के बीच में एक और चमकता हुआ स्टोन पिलर राइज होता है। इस पत्थर से बने खंबे को देख के जियान के चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो गई थी। उसका शरीर एक झटका खा के इस पल अपने आप ही आग पकड़ लेता है। भले हंटी अंडी का चेहरा एकदम पेल हो चुका हो, लेकिन जियान के एक्शन को देखने के बाद उसकी आंखें एकदम ब्लड शॉट हो जाती हैं। वो एक पैनी सी आवाज में चीखते हुए बोलता है अपनी दूधी बॉडी को सेल्फ इग्नाइट कर रहे हो। जियान ये सुसाइड के बराबर है। अगर वो अपनी दूधी बॉडी को सच में इग्नाइट करता है तो उसे फिर से क्रिएट करके रिफाइन करने में कम से कम कई 100 सालों का समय लग जाएगा। और तो इसके भी काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि जियान तब भी सफल ना हो पाए। साफ तौर पे कीमत जियान के लिए बहुत महंगी है। हंटी अंडी को ऐसे पैनिक होती हुई देख जियान बस काम स्माइल के साथ अपने सिर को हिलाता है। उसके शरीर को जलाने वाली फ्लेम्स और भी इंटेंस होती आती हैं। जब काउंटलेस इंडिविजुअल्स ऐसे सीन को देखते हैं ये सभी समझ जाते हैं कि जियान इन सभी के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। अलायंस के मेंबर्स चिल्ला के बोलते हैं अलायंस चीफ। तुरंत ही लाखों लोग जमीन पर नील कर लेते हैं। बस कुछ ही सेकंड
सेकंड्स के अंदर जियान की बॉडी पूरी तरीके से ब्रिलियंट फ्लेम के क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब ये फ्लेम का क्लस्टर अपीयर हुआ था, वो हेवल फ्लेम स्क्वायर पे मौजूद सारी हेवल फ्लेम्स इसके सामने डिम हो गई होती है। इन सभी के अंदर से एक लो हमिंग साउंड आ रहा था। ऐसा लगता है ये सभी सबऑर्डिनेट्स के रूप में अपने एम्परर का स्वागत कर रहे हो। तभी एक आवाज आसमान में गूंजती है। ये आवाज फ्लेम डी जियान की थी। जियान कहता है, मैं अपनी बॉडी को हेवल फ्लेम में बदल के तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सील कर दूंगा। हंटी चलो इस कॉन्टिनेंट की इस कैलेमिटी को खत्म करते हैं। जैसे ही वो आखिरी स्टोन पिलर फॉर्म हुआ था, ये फ्लेम सीधा उसके ऊपर अपीयर होती है। इमीडिएटली वो 23 तरीके के फायर पिलर्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब आगे होते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, ये डायरेक्टली उस हेवल फ्लेम स्क्वायर के ऊपर एक बहुत ही मिस्टीरियस अरे को बना लेती है। जब हंटी इस फ्लेम अरे को देखता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता है जैसे उसने मौत को देख लिया हो। उसका शरीर तेजी से पीछे जाता है। हाउएवर हंटी ने जस्ट विथड्रॉ किया था, वो हेवल फ्लेम स्क्वायर सीधा स्पेस को तोड़ देता है। वो फ्लेम फॉर्मेशन उसके ऊपर अपीयर होती है। हंटी को उसके अंदर खींच ले जाता है। अनगिनत आंखों के सामने ये फ्लेम फॉर्मेशन कई पतले पतले फाइट थ्रेड्स में बदल गई थी। ये एक दूसरे में इंटरट्वाइन होके हंटी के शरीर से लिपटने लगते हैं। फाइनली वहाँ पे एक स्पेशल लाइट का क्लस्टर बन जाता है। बस बात ऐसी होती है कि इस पल हंटी का शरीर वहाँ पे दिखाई नहीं देता। बस उसकी वो पैनी पैनी दहाड़ने की आवाजें पूरे आसमान में गूंजती हैं। हंटी होर्स आवाज में कहता है, मेरे हनक्लैन की हजारों सालों की प्रिपरेशन तुम्हारे हाथों से बर्बाद हो गई है। जियान मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। जिस पल लाइट क्लस्टर अपीयर हुआ था, वो आग से बने हुए पतले पतले धागे एक बहुत ही ह्यूज ककून को बना लेते हैं। ये ककून सीधे जाकर लैंड करता है हेवल फ्लेम स्क्वायर के ऊपर और धीरे धीरे करके हम इसे हेवल फ्लेम स्क्वायर में घुसते हुए देखते हैं। तुरंत ही मिस्टीरियस फायर सिंबल्स किसी सील की तरह पूरे स्क्वायर को सराउंड करते हैं। चाहे अलायंस की आर्मी हो, चाहे हो बाकी के एक्सपर्ट, ये सभी बिना पलकों को झपकाए उस फायर ककून को देख रहे होते हैं जैसे हेवल फ्लेम स्क्वायर के द्वारा सप्रेस किए जा रहे हैं। ये सभी लोग इस समय कांप रहे होते हैं। जो पिछले आधे साल से सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर कयामत फैली हुई थी, आज उन्हें फाइनली उससे छुटकारा मिल गया है। मामला बस एक समय के लिए और शांत रहा था। इमीडिएटली पूरे सेंट्रल प्लेन्स में से तेज तेज चीयर्स की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगती हैं। अभी गुयुआन और बाकी के लोग जो कि हेवल फ्लेम स्क्वायर को देख रहे होते हैं, इनके चेहरों पर भी स्टन्ड एक्सप्रेशंस मौजूद थे। क्या आखिरकार इस कैलेमिटी को रोक लिया गया है? लेकिन बस एक ही पल के बाद इन सभी के चेहरों के स्टन्ड इमोशंस एकदम वाइल्ड जॉय में बदल जाते हैं। अभी अलायंस के सारे एक्सपर्ट्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। बस कुछ सेकंड्स तक साइलेंट रहने के बाद ये सभी पूरी ताकत लगा लगा के हंसने लगे थे। बात बस ऐसी होती है कि इन सभी की हंसी के अंदर कोई भी डर मौजूद नहीं होता है। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं बगल में खड़ी जुन्नर और कायलिन को। ये स्टार्टेड लोग उस हेवल फ्लेम स्क्वायर को देख रही होती हैं। दोनों चिल्ला के बोलती हैं, जियान। ऐसा लगता है जैसे दोनों पागल हो गई हों। ये क्रेजी तरीके से हेवल फ्लेम स्क्वायर की तरफ दौड़ने लगती हैं। स्क्वायर के पास पहुंचने के बाद इन सभी की आंखों में कई हेवली फ्लेम्स के पिलर्स दिखाई दिए थे, लेकिन दोनों की आंखें पॉज हुई थी बीच की ब्रिलियंट फ्लेम के ऊपर। हाउएवर जैसा इन दोनों ने एंटिसिपेट किया था, स्क्वायर के बीच में कोई मौजूद नहीं होता है। इस पल ऐसा लगता है इन दोनों की ओर बिजली गिर गई हो। इन दोनों के उन सुंदर चेहरों पे से वो लाल रंग हटके सफेदी छा जाती है। बिना रोके आंसू बहने लगते हैं। जब दोनों लेडीज एकदम डिप्रेस होकर डिस्पेयर में चली गई थी, थोड़ी दूरी पे से इनके कानों में एक हल्की सी खांसने की आवाज आती है। उस आग के खंबे का वो फायरी ग्लो थोड़ा सा मूव हुआ था। इन दोनों के सामने एक इल्यूजरी फिगर अपीयर होता है। अभी जियान का चेहरा बिल्कुल पेल था। वो एक कमजोरी से भरी आवाज में बोलता है, मैं अब भी जिंदा हूँ, बस मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मुझे भविष्य में बस एक और फिजिकल बॉडी क्रिएट करनी होगी। जैसे जियान के हंसने की आवाज इनके कानों में गई थी, ये दोनों प्रेटी फिगर्स अपने एलिगेंस का ख्याल न रखते हुए एकदम शेरनियों की तरह झपट्टा मारती हैं। ये वायलेंट तरीके से जियान से टकरा गई थी। दोनों गुस्से से भरी रोने की आवाज में बोलती हैं, अब तुम्हें अगली बार ऐसे हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे सीन को देख के जियान भी चुपचाप से सहाय कर सकता था। वो कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता। तुरंत ही हम उसके चेहरे पे एक मुस्कान की चमकान को आते हुए देखते हैं। वो नोट करके बोलता है, ये आखिरी बार होगा। ये कहते कहते जियान की आंखें गई थी हेवल फ्लेम स्क्वायर के मिडिल की तरफ। वहाँ पे एक दोदी की सोल को सील किया गया था। उस अंधकार के अंदर कैद वो दोदी की सोल धीरे धीरे रिफाइन होती जाएगी। भले ही पिछली बैटल बहुत ही मिजरेबल रही हो, अच्छी बात यह है कि अंत में विक्टोरियस जियान रहा है। स्माइल के साथ उसकी आंखें देखती हैं सेंट्रल पेन्स को, जो कि जगह जगह पे होल से भर चुका है। एक स्वतंत्रता की भावना जिसे जियान ने कभी पहले महसूस नहीं किया होता, उसके सोल की गहराइयों में से फैलने लगती है। हेवली फ्लेम स्क्वायर के ऊपर खड़ी दोनों लेडीज को जियान की बाहें और भी टाइट पकड़ लेती हैं। फिर वो अपनी आंखें बंद करके बोलते हैं, मैं फाइनली आराम कर सकता हूँ। अलग अलग कारणों की वजह से जियान ने पिछले कई सालों से बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है। उसके लिए अच्छी बात यह है कि उसकी जो मेहनत का उसे इनाम मिला है, उसे जियान भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। इस सभी के बारे में सोच के जियान के चेहरे की वो स्माइल और भी ब्राइट हो गई थी। वो खुद से ही बड़बड़ाती हुई बोलता है, फ्लेम डी जियान, एंसेस्टर शाओजुआन, जिसे अचीव करने में आप फेल हो गए, मैंने उसे आप सभी के लिए कंप्लीट कर दिया है। और कंप्लीट तो हमने भी कर दिया इस एपिसोड को। तुम सभी जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताओ कि ये एंडिंग तुम्हें कैसी लगी है। वैसे इसके बाद भी एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ रह गया है, उसे तुम पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह देख सकते हो। अब तुम्हारा भाई भी कुछ दिनों के लिए रेस्ट करेगा, फिर मैं उसे भी अवेलेबल करवा देता हूँ। ये फाइनल मौका है, अपने अपने सजेशंस को कमेंट्स में शेयर करो, वो मुझ तक डेफिनेटली पहुंचने वाले हैं। हम इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 25K का। देखते हैं कि आप सभी से
इसे कंप्लीट कर पाते हो। आप सभी का यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो यहाँ तक पहुँचने का हमारे पास मोटिवेशन नहीं होता और फिर औरों की तरह ही स्टोरी बीच में ही छूट जाती। मैं स्पेशली चैनल के प्रीमियम मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट की वजह से ही मैं फालतू के एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह को अवॉइड कर पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सपोर्ट लगातार बनना रहेगा। डोंट वरी, कुछ ही समय के बाद हम एक नई सीरीज को शुरू करेंगे। आप और कैसे कैसे वीडियोस को चाहते हो कमेंट्स में जरूर लिखना। हमें स्टोरी को बहुत ही ध्यान से चुनना होगा। आई नो आप में से कई लोग बैटल थ्रू द हेवंस गॉड फ्लेम एम्बर की स्टोरी के लिए एक्साइटेड हो गए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो ऑफिशियल नहीं है। हालांकि मैंने उसे रीड करके रखा है, उसे खराब तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंत में जाके वो स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मुझे डर है कि अगर बीच में आप सभी का इंटरेस्ट खो जाता है तो हमें उस स्टोरी को ड्रॉप करना पड़ेगा। हमारे पास इसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल थ्रोन ऑफ सील, परफेक्ट वर्ल्ड और डीमन हंटर जैसी स्टोरीज। एक बार जैसे आप इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हो, आई प्रॉमिस आपको इनमें बहुत मजा आने वाला है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ डीमन हंटर की। वैसे 9 स्टार बॉडी हेजुमन आर्ट और तो और रीइंकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड गॉड जैसी स्टोरीज भी पड़ी हुई हैं। हालांकि अभी तक इनका कोई डोंगो नहीं बना है, लेकिन मैं पर्सनली इन्हें रीड कर चुका हूँ। आप इन सभी को एक बार चेकआउट जरूर करना और अपने सजेशंस को भी कमेंट्स में लिख के बताओ। अगर आप सच में हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ऐसा सुपर चैट और मेंबरशिप के थ्रू किया जा सकता है। चलो इसी नोट के साथ हम बैटल थ्रू द हेवंस की स्टोरी को एंड करते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अंत भी एक शुरुआत होती है, उसकी पॉसिबिलिटीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई देंगी। इस इवेंट के साथ क्या होता है हम नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में जान रहे होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे हमारी वीडियोस आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और आप मेंबरशिप को भी चेकआउट कर सकते हैं ज्वाइन बटन लेकर चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन दुआओं में याद रखना।